तो कहानी की शुरुआत में मैं बस बाहर सीख कबाब खाने गया होता हूँ। तभी अचानक एक बेहद खूबसूरत लड़की दौड़कर आती है और सीधे मुझे किस कर देती है, जिस पर मैं अभी कुछ समझ भी नहीं पाता। तभी उसकी तेज आवाज सुनाई देती है, देखा, यही मेरा नया बॉयफ्रेंड है। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे घूमती रहे। तुम अब मेरा पीछा करना बंद करो। जिस पर वो लड़की मेरे सीने से कसकर चिपकी रहती है और सामने खड़ा आदमी शॉक्ड होकर हमें देखता रह जाता है। फिर अगले ही पल वो हवा की तरह मेरी तरफ दौड़ता है और सीधा मुक्का मेरी तरफ मार देता है। यह देखकर मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाता हूँ और किसी तरह उसका अटैक बचा लेता हूँ। मैं इतना डर गया था कि दिल लगभग बाहर निकलने वाला था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, वो खूबसूरत लड़की गुस्से में सौन ज्ञान पर चिल्ला उठती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने घटिया इंसान हो तुम। जिस पर सौन ज्ञान दांत भींचते हुए बोलता है, चेंकुयन, तुम सच में बहुत घटिया लड़की हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, फिर भी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। यह सुनकर चेन कुयन हल्का सा हंस देती है, तुम्हारे जैसे इंसान के लिए यही काफी है। पहले खुद जाकर स्पोर्ट्स एकेडमी वाली लड़की के साथ होटल लेने वाला कौन था? जिस पर सौंग ज्ञान तुरंत चुप पड़ जाता है, तुमने मेरी जांच करवाई? चैन क्वियन ठंडी नजरों से उसे देखती है, तुम उसके लायक हो भी? यह सुनकर सौंग ज्ञान काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाता, फिर गुस्से में उसे घूरता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही मैं राहत की सांस लेता हूँ। तभी मुझे एहसास होता है कि मैं अभी भी चेन क्वियन को पकड़े खड़ा हूँ। यह महसूस करते ही माहौल ऑकवर्ड हो जाता है, जिस पर वो मेरी तरफ ऊपर देखकर अजीब सी नजरों से देखती है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या सोच रही है। तभी अचानक एक दूसरी लड़की हाँफते हुए वहां पहुंचती है। सिस्टर क्वियन, आप यहाँ क्यों भाग कर आ गई? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। इसके बाद दोनों खूबसूरत लड़कियां वहां से चली जाती हैं और मैं भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर मैं वापस बैठकर सीख कबाब खाने लगता हूँ। शायद गुस्से की वजह से या फिर ज्यादा भूख के कारण मैं लगातार मीट और बियर अपने मुंह में ठूंसता रहता हूँ। जब तक हालत खराब नहीं हो जाती तब तक मैं रुकता नहीं। लेकिन इसका नतीजा उसी रात सामने आ जाता है। आधी रात को मेरा पेट इतनी बुरी तरह दर्द करने लगता है कि मैं लगभग बेहोश हो जाता हूँ। पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग जाता है। किसी तरह सुबह होने से पहले मैं बेहोशी जैसी हालत में सो जाता हूँ। फिर जब मेरी आंख खुलती है तब पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ होता है, जिस पर मैं थके हुए शरीर के साथ नहाने जाता हूँ और फिर अपने लिए दलिया बनाता हूँ। उसके बाद अकेला टेबल पर बैठकर धीरे धीरे खाने लगता हूँ। पूरा घर डरावनी खामोशी में डूबा रहता है, जहाँ सिर्फ चम्मच के कटोरे से टकराने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही मैं खाना खत्म करता हूँ तभी दरवाजा अचानक खुलता है। एक मिडिल एज्ड महिला ऑफिस के कपड़ों में अंदर आती है। उन्हें देखते ही मेरी आंखें चमक उठती हैं। माँ? लेकिन माँ सिर्फ ठंडी नजरों से मेरी तरफ देखती हैं। मैंने तुम्हारे लिए नया स्कूल ढूंढ दिया है, कल से तुम्हारी क्लासेस शुरू हैं। ये इस महीने का खर्चा है। मुझे 1 महीने के लिए विदेश जाना है, पैसे कम पड़े तो कॉल कर लेना। इतना बोलकर वो सीधे ऊपर चली जाती हैं और अपना सामान पैक करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो बड़ा सा सूटकेस लेकर नीचे उतरती हैं, लेकिन शुरू से आखिर तक उन्होंने मुझे एक बार भी ढंग से नहीं देखा। जिस पर मैं बस धीरे से बोलता हूँ, माँ रास्ते में ध्यान रखना। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। टेबल पर रखा एडमिशन लेटर और ठंडी नकदी ही माँ के प्यार की आखिरी निशानी बनकर रह जाती है। उसी समय सिटी यूनिवर्सिटी के रेस ट्रैक पर इंजनों की जोरदार आवाज गूंज रही होती है और वहां रेड हेयर वाली चेन क्वियन अपनी गाड़ी दौड़ा रही होती है। वो मोड़ पर भी स्पीड कम नहीं करती और पलक झपकते ही फिनिश लाइन पार कर जाती है, जिस पर बाकी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। सिस्टर क्वियन, आज तो आप पागल हो गई हैं। हम तो आपकी गाड़ी का धुआं तक नहीं पकड़ पाए। फिर कोई बोलता है, कल होंकिया क्लब चलें क्या? सुना है वहां काफी हैंडसम लड़के आएंगे। लेकिन चेन क्वियन बस हल्का सा मुस्कुराती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है। सिस्टर क्वियन, आखिर आप जा रही हैं या नहीं? हमारा इंतजार तो करो। इसके बाद रात में होंकियाओ बार के बाहर चेन केन और शी लिन नन पहुंचती हैं। अंदर जाते ही लोग सम्मान से उन्हें ग्रीट करते हैं। सिस्टर केन, सिस्टर लिन नन, हमेशा की तरह सेम रूम चाहिए? हाँ, और जोजियान को भी बुला लो। जी अभी बुलाता हूँ। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ मैं एक नई मुसीबत का सामना कर रहा होता हूँ। सितंबर की अगली सुबह ठंडी हवा चल रही होती है। मैं अकेले पैदल नए स्कूल की तरफ जा रहा होता हूँ। यही वो नया स्कूल था जो माँ ने मेरे लिए तय किया था। सुना था कि इस स्कूल का इतिहास काफी पुराना है और इसकी बिल्डिंग्स बेहद शानदार हैं, लेकिन मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचता हूं, जहां मेरी मुलाकात उस प्रोफेसर से होती है जिसे मैंने सिर्फ किताबों में देखा था, जिस पर मैं अंदर ही अंदर थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूं। वो काफी जेंटल इंसान निकलते हैं और जल्दी से मेरा एडमिशन प्रोसेस पूरा कर देते हैं। फिर वो मुझे इंस्ट्रक्टर से मिलने भेज देते हैं। मैं ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर जाता हूं, जहां एक बेहद स्ट्रिक्ट महिला बैठी होती है। वो मेरा रिपोर्ट कार्ड उठाती है, एक नजर देखती है और फिर उसे साइड में फेंक देती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले किस छोटे से स्कूल में पढ़ती थी या वहां कितनी टॉपर थी, लेकिन इस जगह में आते ही सब जीरो से शुरू होता है। जिस पर उसकी आवाज तिरस्कार से भरी होती है। हो सकता है पहले तुम क्लास टॉपर रही हो, लेकिन यहाँ आकर शायद तुम टॉप 100 में भी जगह न बना पाओ। इसके बाद वो मुझे एक फॉर्म देती है। यह यूनिफॉर्म लेने का पेपर है। क्लासेस खत्म होने के बाद स्टूडेंट काउंसिल के वेयर हाउस से जाकर ले लेना। मैं वह पेपर हाथ में पकड़ता हूँ और सोचता हूँ कि शायद अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन उसी समय होंकियाओ क्लब में
चेन केन की तरफ एक अलग ही ड्रामा चल रहा होता है। प्राइवेट रूम के अंदर कोई पूछता है, सिस्टर केन आज घर जाएंगी या ऊपर ही रुकेंगी? 21 साल की चेन कुयन धीरे से आंखें खोलती है और सिर्फ एक शब्द बोलती है, घर। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुलता है। अरे ये तो हमारी मिस कुयन है, आज यहाँ आने की वजह क्या है? मुझसे मिलने आई हो क्या? यह बोलते हुए झाओ जियान सीधे उसके बगल में बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। लेकिन चेन कुयन बस ठंडी नजरों से उसे देखती है और फिर आंखें बंद कर लेती हैं। यह देखकर शिये लिन नान जल्दी से झो जियान के पास जाकर बोलती है, ब्रोदर जियान, जल्दी उन लड़कों को बुलाओ जिन्हें सिस्टर कियन पसंद करती हैं। आज उनका मूड बहुत खराब है। जिस पर झो जियान पहली बार ध्यान से चेन कियन को देखने लगता है। फिर वो इंस्टिंक्टिवली उसका सिर छूने की कोशिश करता है, लेकिन चेन कियन जैसे पहले से समझ गई हो, तुरंत सिर हटाकर उसका हाथ अवॉइड कर देती है। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई देती है। मैं जा रही हूँ, इतना बोलकर वो तुरंत वहां से निकल जाती है, जिस पर शिये लिन नान भी उसके पीछे भागती है। सिस्टर चियान रुकिए, मेरा इंतजार कीजिए। उधर इंस्ट्रक्टर मुझे क्लासरूम में लेकर जाती है। मैंने सुना था कि इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले लोग बड़े बड़े कंपनियों में जाते हैं और उन्हें जीनियस माना जाता है, लेकिन सच कहूं तो मुझे इन सब चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। मैं बस यही चाहता था कि किसी तरह शांति से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकूं। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जैसे ही मैं क्लासरूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाऊंगा, वहां का माहौल मुझे घुटन से भर देगा। पूरी क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई सिर झुकाकर पढ़ाई में लगा रहता है। एक भी इंसान फालतू नहीं बैठा होता। तभी टीचर टेबल पर हाथ मारती है और पूरी क्लास एक साथ सिर उठाकर मेरी तरफ देखने लगती है। दर्जनों आंखें उसी पल मुझ पर टिक जाती हैं, जिस पर टीचर ठुड्डी उठाकर इशारा करती है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। नीचे बैठे इतने लोगों को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। हथेलियों में ठंडा पसीना भर जाता है और तभी पुराने दिनों की बलिंग वाली यादें अचानक वापस आने लगती हैं। मेरा चेहरा सफेद पड़ जाता है और मैं कांपती आवाज में बोलता हूँ, हेलो एवरीवन, मुझे बस एन चेन बुला सकते हो। इतना बोलने के बाद मैं नर्वस होकर लोगों के मजाक उड़ाने का इंतजार करने लगता हूँ। लेकिन तभी अचानक जोरदार तालियों की आवाज गूंज उठती है। मैं चौंक कर आवाज की तरफ देखता हूँ। वहां सिल्वर फ्रेम ग्लासेस पहने एक लड़की बैठी होती है। इसके बाद पूरी क्लास भी उसके साथ ताली बजाने लगती है। टीचर चारों तरफ नजर घुमाती है और मुझे एक सीट पर बैठने को कहती है। और हैरानी की बात यह होती है कि मेरी सीट उसी लड़की के पीछे पड़ती है जिसने सबसे पहले ताली बजाई थी। मैं अभी अपनी सीट पर बैठने ही वाला होता हूँ कि तभी क्लासरूम के दरवाजे से एक बेहद आलसी सी आवाज सुनाई देती है, रिपोर्ट। जिस पर पूरी क्लास की नजर तुरंत दरवाजे की तरफ चली जाती है। मैं भी क्यूरियस होकर पीछे देखता हूँ, लेकिन अगले ही पल पूरी तरह स्टंडन रह जाता हूँ। दरवाजे पर वही रेड हेयर वाली लड़की खड़ी होती है जिसे मैं पहले देख चुका था, और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, वो हल्के से मेरी तरफ देखती है। लेकिन सिर्फ एक नजर में ही मुझे उसकी आंखों में साफ नफरत दिखाई देती है। ऐसी नफरत जिसे छुपाने की उसने कोशिश तक नहीं की। मैं मन ही मन सोचने लगता हूँ, आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? टीचर उसके लाल बाल देखकर इतनी जोर से भौहें सिकोड़ती है कि जैसे सिरदर्द होने वाला हो। हंस क्या रही हो? लेकिन जैसे ही टीचर उसका नाम सुनती है, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। चैन कुयन, आज इतनी देर से क्यों आई हो? जिस पर चैन कुयन बेपरवाही से जवाब देती है, टीचर, क्या आप स्टूडेंट्स की पर्सनल लाइफ भी मैनेज करेंगी? इतना बोलकर वो टीचर का जवाब सुने बिना सीधे अंदर चली जाती है और पीछे वाली सीट पर धड़ाम से बैठ जाती है। टीचर भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती और फिर से पढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी टीचिंग स्पीड इतनी तेज होती है कि मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता हूँ। ऊपर से मेरे पास किताब भी नहीं होती, इसलिए मुझे बगल वाली स्टूडेंट की बुक देखकर पढ़ना पड़ता है। यहाँ का स्टडी कंटेंट मेरी पुरानी पढ़ाई से बिल्कुल अलग होता है। 2 क्लासेस खत्म होते होते मेरा दिमाग पूरी तरह घूमने लगता है। अंदर घुटन और बढ़ जाती है। ब्रेक होते ही मैं सीधे डेस्क पर सिर रखकर लेट जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी चीज सीने पर दबाव बना रही हो। तभी कोई हल्के से मेरी डेस्क नॉक करता है। मैं सिर घुमाकर देखता हूँ और सामने वही लड़की खड़ी होती है जो मेरे आगे बैठती है। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन मेरा पीला चेहरा मेरी हालत बता चुका होता है। जिस पर वो धीरे से बोलती है, जाकर थोड़ा वार्म वाटर पी लो, तुम्हारी हालत काफी खराब लग रही है। वहाँ कपबोर्ड में डिस्पोजेबल कप्स रखे हैं। थैंक यू। मैं उसे थैंक्स बोलकर पानी लेने चला जाता हूँ, लेकिन किस्मत ऐसी होती है कि कपबोर्ड बुरी तरह फंसा हुआ निकलता है। मैं कई बार जोर लगाता हूँ, फिर भी वो नहीं खुलता। मैं सोच ही रहा होता हूँ कि कोई टूल ढूंढकर इसे खोलूं, तभी पीछे से किसी की हंसी सुनाई देती है। मैं पलटकर देखता हूँ और वहाँ चेन कुयन खड़ी मुस्कुरा रही होती है। उसके चेहरे पर वही हल्की मॉकिंग स्माइल बनी रहती है। मैं उसे इग्नोर करके नीचे झुककर रूलर ढूंढने लगता हूँ, लेकिन अगले ही पल मेरे बगल में सफेद जूते दिखाई देते हैं। मैं ऊपर देखता हूँ तो सामने वही लड़की खड़ी होती है। तुम यहाँ क्यों आई? वो हल्के से हाथ बढ़ाकर कबर्ड को धक्का देती है और दरवाजा तुरंत खुल जाता है। मैंने देखा कोई बेवकूफ इसे खोल नहीं पा रहा था, इसीलिए हेल्प करने आ गई। जिस पर मैं ऑकवर्ड होकर धीरे से बोलता हूँ, सॉरी, लेकिन तभी पीछे से चेन कुयन की आवाज
आवाज सुनाई देती है। मैं कहूँ, तुम दोनों मेरे सामने यूं चिपक चिपक कर खड़े रहना बंद कर सकते हो? आंखों में चुभ रहा है। यह सुनकर सामने वाली लड़की हल्का सा भौहें सिकोड़ती है। वहीं चेन कुयन ठंडी मुस्कान के साथ उसे देखती रहती है। तुम मेरी नाम लेने लायक भी हो? दोनों के बीच माहौल अचानक तलवारों जैसा शार्प हो जाता है, लेकिन BNUN कुछ नहीं बोलती, बस ठंडी आवाज में हम्म करती है और वहां से चली जाती है। मैं उसकी जाती हुई बैग को देखता रहता हूँ और पता नहीं क्यों दिल हल्का सा कांप उठता है। तभी पीछे से चेन कुयन की टीजिंग वॉइस सुनाई देती है। क्या हुआ? उससे प्यार हो गया क्या? कहीं तुम्हें वो ग्रीन टी गर्ल पसंद तो नहीं आ गई? यह सुनकर मैं तुरंत नीचे नजर कर लेता हूँ। तभी अचानक उसका चेहरा बेहद करीब आ जाता है। मैं डरकर पीछे हट जाता हूँ। तुम कर क्या रही हो? डरपोक कहीं के। जिस पर वो आंखें सिकोड़ कर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगती है और मैं लगातार पीछे हटता रहता हूँ। तुम आखिर चाहती क्या हो? चेन कियान मेरी हालत देखकर अचानक कुछ पल के लिए रुक जाती है। उसके चेहरे पर हल्की गिल्ट चमकती है। शायद वो सोच रही होती है कि मैं उससे इतना क्यों डरता हूँ। लेकिन तभी BUNU गुस्से में वापस आ जाती है। चेन कियान, तुम आखिर कर क्या रही हो? जिस पर चेन कुयन पहले उसे देखती है, फिर मेरी तरफ नजर डालती है। उसके चेहरे की हल्की गिल्ट तुरंत गायब हो जाती है और उसकी जगह फिर वही नफरत आ जाती है। इसके बाद वो सीधा अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और फोन चलाने लगती है। चेन, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। स्कूल खत्म होने के बाद पूरी क्लास खाली हो जाती है। सिर्फ मैं अकेला अंदर बैठा रहता हूँ। मैं खिड़की के बाहर लगे मैग्नोलिया ट्री को देखता रहता हूँ और दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, मैं इतना डर क्यों रहा हूँ? इसके बाद मैं अपना सामान उठाता हूँ और क्लासरूम से बाहर निकल जाता हूँ। शाम का सूरज पूरे आसमान को लाल रंग में रंग चुका होता है। यह देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता और फोन निकालकर फोटो लेने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं फोटो क्लिक करके फोन नीचे करता हूँ, तभी अचानक फ्रेम में एक रेड हेयर वाली लड़की दिखाई देती है। वो जैसे मेरी नजर महसूस कर लेती है और मैं घबराहट में गलती से फिर से फोटो क्लिक कर देता हूँ। इससे पहले कि मैं उसे डिलीट करूं, जल्दी से स्क्रीन बंद करके फोन बैग में डाल देता हूँ। लेकिन जब मैं दोबारा वहां देखता हूँ तब वहां कोई नहीं होता। उसका साया तक गायब हो चुका होता है। मैं कंफ्यूज्ड होकर सोचता हूँ, क्या मुझे हेलुसिनेशन हुआ था? तभी पीछे से एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है। क्या देख रहे हो? मैं झटके से पीछे मुड़ता हूँ और सामने चेन कुयन खड़ी मुस्कुरा रही होती है। क्या हुआ? मुझे ढूंढ रहे थे? फिर वो अचानक शक भरी नजरों से पूछती है, अभी तुमने मेरी फोटो सीक्रेटली ली ना? मैं तुरंत घबरा जाता हूँ। नहीं, मैंने तुम्हारी फोटो नहीं ली, तुम खुद मेरे कैमरा में आ गई थी। लेकिन यह बात मैं सिर्फ मन में ही चिल्ला पाता हूँ। चेन कुयन ठंडी आवाज में बोलती है, फोन दो। जिस पर मेरा दिल धक से रह जाता है। फिर मैं मजबूरी में फोन उसे दे देता हूँ। वो गैलरी खोलती है और सबसे ऊपर वाली फोटो देखने लगती है, फिर हल्का सा मुस्कुराती है। मुझे पता था तुम भी मेरे चांद में फंस चुके हो। सही कहा ना? मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता हूँ। लेकिन तभी वो अगली फोटो स्वाइप करने लगती है। वहां सिर्फ सीनरी की तस्वीरें होती हैं। चेन कुयन तुरंत इंटरेस्ट खो देती है और तेजी से फोटोज स्क्रॉल करने लगती है। लेकिन अचानक एक फोटो देखकर उसका हाथ रुक जाता है। उस फोटो में मेरे शरीर की तस्वीर होती है। हाथ, जांघें, पेट, गाल और कंधे, हर जगह चोटों के नीले निशान, सूजन और खून के दाग दिखाई दे रहे होते हैं। तस्वीर बेहद डरावनी लग रही होती है। चैन कुयन कुछ सेकंड तक चुप होकर उसे देखती रहती है। फिर अचानक मैं झपट कर फोन उसके हाथ से छीन लेता हूँ और पूरी ताकत से वहां से भाग जाता हूँ। मैं ऐसे भाग रहा होता हूँ जैसे पीछे कोई भूत पड़ा हो, जिस पर चेन कियन वहीं खड़ी रह जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ वही तस्वीर घूमती रहती है। वो अनजाने में अपने कॉलरबोन के पास बने टैटू को छूती है। इसके बाद चेन कियन दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और तभी उसे कमरे के अंदर से जोरदार हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। बेटी वापस आ गई, आओ खाना खा लो। जिस पर चेन कुयन बस ठंडी नजरों से सामने बैठे BUINUY और मैडम चेन को देखती है, जो माँ बेटी के प्यार का ड्रामा कर रहे होते हैं। फिर वो आलस से चलती हुई डाइनिंग टेबल तक आती है, कुर्सी खींचकर बैठ जाती है और पैर क्रॉस करके आराम से पीछे टिक जाती है। इसके बाद वो हल्की मुस्कान के साथ चेन हुई को छेड़ते हुए बोलती है, ओल्ड मैन चेन, आज का खाना तो ठीक लग रहा है, मेरे साथ एक ड्रिंक लोगे क्या? यह सुनते ही चेन हुई भौहें सिकोड़ लेता है। तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, हर वक्त शराब पीने की बात करती रहती हो, जरा भी तमीज नहीं है क्या? जिस पर चेन कुयन आराम से लोटस रूट का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डालती है, लेकिन 2 बार चबाते ही तुरंत उसे थूक देती है। उफ, इतना मीठा और चिपचिपा खाना आखिर रोज क्यों बनता है यहाँ? यह सुनकर सामने बैठी मैडम चेन का चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। वहीं चेन ह्यूई जल्दी से टेबल के नीचे उसे पैर मारता है। आप मुझे किक क्यों मार रहे हो? आपको भी पता है ना कि ये डिश बेकार है। सिर्फ वही लोग ऐसे जरूरत से ज्यादा मीठे खाने पसंद करते हैं जिन्हें अपना असली चेहरा छुपाना आता है। यह सुनते ही मैडम चेन गुस्से में चॉपस्टिक्स टेबल पर फेंक देती है। उसकी आंखों में साफ गुस्सा दिखाई देने लगता है। चैन कुयन, तुम किसके बारे में ताने मार रही हो? लेकिन चैन कुयन यह बातें जाने कितनी बार सुन चुकी होती है, जिस पर वो बिल्कुल आराम से पीनट्स उठाकर खाती रहती है। उसके चेहरे पर हल्की सी भी परवाह नहीं दिखती। मैडम चैन दांत पीसते हुए BUINUYN का हाथ पकड़ती है और गुस्से में वहां से बाहर चली जाती है। दरवाजा जोर से बंद होता है और पूरी विला में अचानक सन्नाटा छा जाता है। चैन ह्यूई अपनी बेटी को देखता है, फिर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। अपनी माँ को गलत मत समझो, शायद आज उनका मूड खराब है। लेकिन यह सुनकर चेन कुयन तुरंत हंस पड़ती है। ओल्ड मैन चेन, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, वो औरत आपसे कभी प्यार नहीं करती। आप आखिर इतने बेवकूफ क्यों हो? जिस पर वो ताना मारते हुए आगे बोलती है, हर दिन उसके पीछे पप्पी की तरह घूमते रहते हो, उसकी केयर करते रहते हो, और बदले में क्या मिलता है?
वो आपको सीधा देखना तक पसंद नहीं करती, अंदर ही अंदर आपको हमेशा नीचा समझती है। यह सुनकर चेन ह्यूई का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। चेन कियन, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। लेकिन चेन कियन बिना डरे उसकी आंखों में देखती रहती है। मैंने गलत क्या कहा? आखिर उस औरत में ऐसा क्या खास है जिसके लिए आप अपनी जान तक लगाने को तैयार रहते हो? इसके बाद उसकी आवाज और ठंडी हो जाती है। जब वो बाहर किसी दूसरे आदमी के साथ मजे कर रही थी तब आप क्या कर रहे थे? आप बिजनेस डील्स के लिए शराब पीते पीते पेट खराब कर बैठे थे, बिल्कुल किसी आवारा कुत्ते की तरह हालत बना ली थी अपनी। और वो हॉस्पिटल में किसी दूसरे आदमी के बच्चे को जन्म दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात खत्म करती है तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठती है। चेन ह्यूई गुस्से से कांप रहा होता है, उसका हाथ हवा में उठा रहता है, लेकिन आखिर तक वो अपनी बेटी को मार नहीं पाता। जिस पर चेन कियन उसकी तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसती है और वहां से मुड़कर चली जाती है। पीछे चेन ह्यूई वहीं खड़ा रह जाता है, सीने पर हाथ रखकर भारी सांसें लेने लगता है। इसके बाद शाम के समय सिटी पार्क में शी लिन नन पेट पकड़कर जमीन पर बैठी जोर जोर से हंस रही होती है। उसकी आंखों से आंसू तक निकल आते हैं। वहीं चेन कियन माथे पर बैंडेज लगाए स्विंग पर बैठी रहती है। चैन कुयन उसे हल्का सा घूरती है, जिस पर शी लिन नन जल्दी से हंसी रोकती है और मजाक उड़ाते हुए बोलती है, सिस्टर क्वीन, सच बताऊं, आपकी हिम्मत आसमान छू रही है। आपने सीधे अपने डैड को जवाब दे दिया। मार नहीं पड़ती तो और क्या होता? लेकिन चैन क्वीन बस हल्का सा कफ करती है और कोई जवाब नहीं देती। यह देखकर शेरलिन नान समझ जाती है कि उसकी बिग सिस्टर इस वक्त सच में अपसेट है, जिस पर वो धीरे से सांस छोड़ती है और पुरानी बातें याद करने लगती है। 1 साल पहले तक चैन क्वीन सिर्फ अपनी खूबसूरत लुक्स और डेंजरस ड्राइविंग स्किल्स की वजह से स्टूडेंट रेसिंग सर्कल में फेमस हुई थी। रेस ट्रैक प्राक पर वो किसी क्वीन की तरह राज करती थी और ट्रैक के बाहर वो बेहद वाइल्ड और केयर फ्री रहती थी। उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी। लेकिन शेलिन नन अच्छी तरह जानती थी कि स्पीड के अलावा चेन कियन का दिल कभी किसी के लिए धड़का ही नहीं। कई बार वो सोचती थी कि आखिर कौन ऐसा इंसान होगा जो चेन कियन जैसी लड़की को जेल सी में रुला सके। तभी चेन कियन उसकी तरफ देखकर टीजिंग वॉइस में बोलती है, क्या देख रही हो? कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? जिस पर शेलिन नन तुरंत हंस पड़ती है, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ। आपकी जैसी ग्रेट बुद्धा से प्यार करने की हिम्मत नहीं है मुझमें। मैं अभी कुछ साल और जीना चाहती हूँ। लेकिन तभी चेन क्वीन की नजर दूर खड़े 2 लोगों पर पड़ती है। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो तुरंत वहां की तरफ बढ़ने लगती है, जिस पर शी लिन नन भी हंसी रोककर जल्दी से उसके पीछे दौड़ पड़ती है। कुछ घंटे पहले मैं अपना फोन वापस लेने के बाद बिना पीछे देखे भागता चला गया था। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक मेरे पैर जवाब नहीं देने लगे। फिर मैं रुककर जोर जोर से सांस लेने लगता हूँ। कुछ देर बाद मैं सीधा खड़ा होता हूँ, फोन निकालता हूँ और उसे अनलॉक करता हूँ। फोन के अंदर सिर्फ मेरे दर्दनाक पास्ट की तस्वीरें भरी होती हैं। मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहता हूँ, फिर अचानक हल्का सा हंस पड़ता हूँ, जिस पर मैं बिना किसी हेजिटेशन के सारी फोटोज डिलीट कर देता हूँ। यह सब अब सिर्फ पास्ट है। अब मुझे दोबारा उन डरावने दिनों में नहीं जीना पड़ेगा। अब हर वक्त डर कर रहने की जरूरत नहीं है। यह सोचते ही मेरे शरीर और दिमाग दोनों अचानक हल्के लगने लगते हैं, जैसे सालों बाद पहली बार चैन मिला हो। लेकिन तभी अचानक पेट में तेज दर्द उठता है। मैं तुरंत पेट पकड़कर वॉशरूम की तरफ भागता हूँ। काफी देर तक उल्टी करने के बाद मैं फार्मेसी से खरीदी हुई दवाइयों का पैकेट लेकर पार्क की बेंच पर बैठ जाता हूँ। मेरा चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका होता है। तभी मुझे एहसास होता है कि कोई मेरे सामने खड़ा है। अनचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सिर उठाकर देखता हूँ। सामने BUINUHUYN खड़ी होती है। वो मेरी हालत देखकर तुरंत परेशान हो जाती है। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों लग रहा है? बस पुरानी बीमारी फिर से शुरू हो गई है। कुछ सीरियस नहीं है, तुम चिंता मत करो। लेकिन BUINUHUN फिर भी वरीड होकर मुझे देखती रहती है। सच में ठीक हो? मैं उसकी खूबसूरत आंखों को देखकर धीरे से सिर हिला देता हूँ। तो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। इसके बाद वो पीछे मुड़कर बोलती है, मॉम, मैं अपने क्लासमेट को घर छोड़कर आती हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जिस पर मैडम चेन ठंडी नजरों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखती है। उसकी आंखों में साफ नापसंदगी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वो मजबूरी में सिर हिला देती है। मैं BUINUYEN के इस अचानक कंसर्न को देखकर ऑकवर्ड फील करने लगता हूँ। असल में तुम्हें इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन वो हल्के से मुस्कुराती है। चलो ना, रास्ता सेम ही है। वैसे भी मैं तुमसे थोड़ी बात करना चाहती हूँ। मैं चलते चलते उसके साइड फेस को देखता हूँ और अचानक मेरे दिमाग में किसी पुराने इंसान की याद चमक जाती है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन रुक जाता हूँ। जिस पर बुई न्यूयन धीरे से बोलती है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैं कुछ सेकंड रुकता हूँ, फिर हिचकिचाते हुए पूछता हूँ, क्या तुम शाओसू हो? यह सुनते ही बुई न्यूयन रुक जाती है, फिर धीरे से मेरी तरफ देखती है और उसकी आंखों के कोने अचानक लाल हो जाते हैं। वो एक दर्द भरी स्माइल देती है और फिर धीरे से मेरा सिर सहलाने लगती है। भाई ट्रान, आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। जिस पर मैं कांपती आवाज में कहता हूँ, सच में तुम ही हो? तुम सच में टीयू तो हो? यह कहते वक्त मेरी आवाज भर्रा जाती है और फिर मैं गुस्से और शिकायत भरे लहजे में पूछता हूँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं पहचाना? मेरे लिए माँ बाप के अलावा अगर बचपन में कोई एक इंसान था जिसे मैं अपना रियल फ्रेंड कह सकता था तो वो सिर्फ BUINUYN थी। हालांकि उस वक्त उसका नाम BUINUYN नहीं बल्कि TONUYN था। पहले जब भी मुझे कोई बली करता था तो वही मेरे लिए खड़ी हो जाती थी और फिर मुझे घर तक छोड़ने भी आती थी, जिसके बाद हम दोनों हर वक्त साथ रहने लगते हैं।
साथ स्कूल जाना, साथ वापस आना, और फिर वो बदमाश बच्चे जो मुझे परेशान करते थे, वो तो न्यू येन को भी अपने टारगेट में शामिल कर लेते हैं। लेकिन दिखने में भले ही वो दुबली पतली थी, लड़ाई करने में बिल्कुल खतरनाक थी। कई बार उन लड़कों की धुनाई करने के बाद वो लोग हम दोनों से डरने लगते हैं और फिर कभी पास आने की हिम्मत नहीं करते। इसके बाद हम दोनों वादा करते हैं कि एक ही मिडिल स्कूल में एडमिशन लेंगे, लेकिन स्कूल के पहले दिन के बाद मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाता। मैं हर जगह उसके बारे में पता करता हूँ, जिसके बाद मुझे लोगों से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। तब पता चलता है कि तो नुयेन एक ऑर्फन थी। उसके पेरेंट्स तब गुजर गए थे जब वो सिर्फ 14 साल की थी, जिसके बाद उसे ऑर्फनेज में भेज दिया गया था और फिर मिडिल स्कूल के समय किसी ने उसे अडॉप्ट कर लिया। इसी वजह से 5वीं क्लास के बाद से मेरा अपने उस इकलौते दोस्त से कोई कांटेक्ट नहीं रहा। मुझे माफ कर देना भाई ट्रान, उस वक्त मेरे पास कुछ ऐसी मजबूरियां थीं जिन्हें मैं बता नहीं सकती थी। बीनी न्यूयन धीरे से कहती है और फिर शर्मिंदगी में सिर झुका लेती है, जिस पर मैं हल्की स्माइल के साथ कहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। BUINUYEN की आंखों में हल्की चमक आती है। वो कुछ कहने ही वाली होती है, तभी पीछे से एक ताने भरी आवाज सुनाई देती है, ओहो, BUI फैमिली की यंग मिस यहाँ डेट पर आई है क्या? जिसके बाद वो लड़की मेरी तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए कहती है, ये कौन है? तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड? बड़ा अजीब सा लग रहा है, चलो यहाँ से। BUINUYN उन्हें पूरी तरह इग्नोर करती है और फिर मुझे इशारे से साथ चलने को कहती है, लेकिन तभी पीछे से फिर आवाज आती है, अरे वाह, अभी कुछ ही दिन हुए जान पहचान को और अब छुप छुप कर डेटिंग भी शुरू हो गई। कहीं वो सब भी तो नहीं कर लिया जो कपल्स करते हैं? जिस पर BUINUYAN गुस्से में बोलती है, ट्रांथाम जुबान संभाल कर बात करो, हर कोई तुम्हारी तरह गंदी सोच वाला नहीं होता। क्या हुआ, खुद करोगी और मैं बोलूं भी नहीं? ट्रांथाम ताना मारते हुए कहती है, जिस पर मैं उसे घूरते हुए बोलता हूँ, तुम बस अटेंशन पाने के लिए ड्रामा करती रहती हो, सच में बहुत पैथेटिक हो। इतना कहकर मैं BUINUYEN का हाथ पकड़ता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ। पीछे TRANTHAMM वहीं खड़ी हमारी तरफ देखती रह जाती है। उसके हाथ की मुट्ठी कस जाती है और उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी और डरावनी हो जाती हैं। तभी उसके पीछे खड़ा कोई लड़का पूछता है, दीदी आपको उस लड़के में कब से इंटरेस्ट आने लगा? जिस पर ट्रांथाम अचानक हंस पड़ती है, जैसे कोई मजाक सुन लिया हो। मुझे तो ऐसे लड़के सबसे ज्यादा नफरत वाले लगते हैं, चेहरे से इनोसेंट और अंदर से चिपकू। उसके साथ खड़ी तालमलम हंसते हुए कहती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको भाव ही ना दे। यह सुनते ही ट्रांथाम उसे घूरती है, तू मेरा मजाक उड़ा रही है? जिस पर वो तुरंत डरकर कहती है, नहीं दीदी, मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ। रात को जब ट्रांथाम अपने चमचमाते बंगलों में लौटती है तो कुछ देर दरवाजे पर रुकती है, फिर खुद पर हंसते हुए अंदर चली जाती है। अंदर उसका बाप ट्रान ह्यू सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है, जिसे देखकर वो ताना मारते हुए कहती है, क्या बात है, मेरा इंतजार कर रहे थे? इधर आओ, ट्रान हुई गुस्से में बोलता है। जिस पर ट्रान थाम धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे दूरी बनाकर रखती है। अब क्या चाहिए तुम्हें? ट्रान हुई गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या हरकतें कर रही हो? जिस पर वो बिना डरे जवाब देती है, हाँ, मैं उसी लड़की को परेशान करती हूँ। तो क्या कर लोगे? यह सुनकर त्रान हुई और भड़क जाता है, नालायक लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस पर त्रनथाम ठंडी आवाज में बोलती है, जिस लड़की की मां मर चुकी हो और बाप ने कभी उसे सही से पाला ना हो, उससे और उम्मीद भी क्या करोगे? इतना सुनते ही ट्रान हुई उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। उसका चेहरा हल्का सा एक तरफ मुड़ता है और फिर उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। वो दांत भींचे चुपचाप वहां से चली जाती है। ट्रान हुए का हाथ थप्पड़ मारने के बाद कांपने लगता है। वहीं ट्रान थाम सीधे अपने कमरे में जाती है। बाथरूम में जाकर वो आईने में अपने सूजे हुए गाल को देखती है और फिर उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। अगली सुबह मैं भागते हुए स्कूल पहुंचता हूँ। गेट पर रेड फ्लैग कमेटी वाले खड़े होते हैं, जो लेट आने वालों का नाम लिख रहे होते हैं। यह देखकर मैं शर्मिंदगी में चेहरा ढककर सांस छोड़ता हूँ। पहले ही दिन लेट, अब तो इज्जत गई। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, तभी पीछे से कुछ लड़कों की हंसी सुनाई देती है। ओ भाई हैंडसम। मैं तुरंत अपने कंधे पर रखा उसका हाथ हटाता हूँ और इरिटेशन में उसे घूरता हूँ। वो ऑकवर्ड होकर सिर खुजलाने लगता है। सॉरी भाई, थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली हो गया। मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि ये कौन है। वो मुझे देखते हुए पूछता है, पहले कभी नहीं देखा तुम्हें, न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हो क्या तुम भी सिस्टर थाम की क्लास में हो? तभी पीछे से एक भारी आवाज सुनाई देती है, यहाँ क्या भीड़ लगा रखी है? जिसके बाद तान थाम वहां आती है। उसके साथ तालाम लाम भी पीछे पीछे भागती हुई आती है। तालाम लाम उसे देखकर कहती है, दीदी आज तो आप मेकअप भी नहीं लगाई, क्या रात भर सोई नहीं थी? ट्रान थाम उसे घूरती है और फिर बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाती है। जब वो मेरे पास से गुजरती है तो उसके कदम एक पल के लिए रुकते हैं। वो मेरी तरफ देखती है, लेकिन अगले ही पल फिर अपना ठंडा चेहरा बनाकर स्कूल गेट की तरफ बढ़ जाती है। गेट पर रेड फ्लैग टीम हमारे रास्ते में हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है। उनमें से एक लड़की अकड़ में बोलती है, लेट आने वालों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जिस पर ट्रान थाम धीरे से अपनी नजर उठाती है और सीधा उसकी आंखों में देखने लगती है।
वो लड़की डर से कांप जाती है। उसके पास खड़ा दूसरा मेंबर तुरंत धीरे से कहता है, अरे पागल है क्या, उसे जाने दे। ट्रान थाम इस स्कूल की सबसे अनअचेबल स्टूडेंट है, पढ़ाई में टॉप, ऊपर से पावरफुल फैमिली, प्रिंसिपल तक उससे डरता है, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही वो लड़की डर जाती है और तुरंत रास्ता छोड़ देती है, जिस पर ट्रान थाम हल्की सी स्मर्क देती है और फिर अपनी ठंडी नजरें वापस खींच लेती है। वो मुड़कर तलाम लाम को बुलाने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसकी नजर सीधे उस लड़की पर पड़ती है जो मेरे पास ऐसे चिपकी खड़ी होती है जैसे कोई पप्पी खाने की चीज मांग रहा हो। ऊपर से उसके हाथ में मेरा मिल्क बॉक्स भी होता है। असल में मैं थोड़ी देर पहले एक कोने में चुपचाप खड़ा था, तभी मुझे ता लम लम के पेट से भूख की आवाज आती सुनाई देती है, जिस पर मैं बिना कुछ सोचे अपना बचा हुआ गर्म मिल्क बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। पीना है तो पी लो। यह सुनते ही वो खुशी खुशी स्ट्रॉ लगाने लगती है, लेकिन तभी अचानक कोई उसका मिल्क बॉक्स झटके से छीन लेता है। वो घबरा जाती है, जिस पर तान थाम हाथ में मिल्क बॉक्स पकड़कर बोलती है, क्या बात है, सुबह से कुछ खाया नहीं क्या? फिर वो तिरछी नजरों से उसे घूरते हुए कहती है, उस लड़के की दी हुई चीज भी पी लेती? डर नहीं लगता कहीं जहर मिलाकर मार दे? इतना भी बुरा नहीं होगा शायद, ता लम लम हिचकते हुए बोलती है, जिस पर तान थाम के होंठों पर हल्की स्माइल आती है, लेकिन उसकी आंखें अब भी बर्फ जैसी ठंडी होती हैं। क्यों नहीं हो सकता? जितनी खूबसूरत चीज दिखती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। इतना कहकर वो मेरी तरफ देखकर ताना मारती है और फिर मेरा मिल्क बॉक्स हाथ में लिए सीधे रेड फ्लैग चेक पॉइंट पार करके स्कूल के अंदर चली जाती है। इसके बाद क्लास में पहुंचते ही BUINUIEN मुझसे पूछती है, तुम अब तक कहाँ थे? पता है ना लेट हो गया। जिस पर मैं ऑकवर्ड होकर जवाब देता हूँ, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था। तुमने नई यूनिफॉर्म कलेक्ट कर ली? ये सुनते ही मुझे याद आता है कि मैं तो पूरी तरह भूल ही गया था, जिस पर वो तुरंत कहती है, कोई बात नहीं, स्कूल खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यहाँ रास्ते काफी कंफ्यूजिंग है। थैंक्स, मैं हल्की स्माइल के साथ जवाब देता हूँ। तभी अचानक एक लड़की हमारे पास आकर बोलती है, स्टूडेंट ट्रान थाम यहाँ बैठना चाहती है, तुम पीछे वाली रोल में जाकर बैठो। यह सुनते ही वो लड़की राहत की सांस लेती है, अपना बैग उठाती है और तुरंत वहां से हट जाती है। इसके बाद ट्रान थाम लापरवाही से अपना बैग डेस्क में ठूंसती है और फिर मेरी तरफ देखकर बोलती है, क्या घूरे जा रहे हो ऐसे, कहीं मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? जिस पर मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, मैं बस तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, BUINUYEN से थोड़ा दूर रहा करो, वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखती है, बस करो TRANTHAMM। मैं उसे घूरते हुए बोलता हूँ, मैं किससे बात करूं या ना करूं, उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? BUINUYEN भी कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी टीचर अचानक डेस्क पर जोर से हाथ मारते हैं। तुम लोग खुद को बहुत बड़ा जीनियस समझते हो क्या? क्लास के बीच में लगातार बातें किए जा रहे हो। जिस पर तुरंत हम हल्की सी इरिटेटिंग स्माइल देकर बोलती है, सॉरी टीचर, आप कंटिन्यू कीजिए। लंच ब्रेक होते ही BUINUHUAN तुरंत मेरे पास आती है, चलो मैं तुम्हें यूनिफॉर्म लेने ले चलती हूँ। जिस पर मैं ओबीडियंट बच्चे की तरह सिर हिलाकर उसके पीछे चल देता हूँ। पीछे TRANTHAMMCHAIR पर पैर चढ़ाकर बैठी होती है। वो चुपचाप हमें देखती रहती है और उसकी उंगलियां लगातार डेस्क पर टैप करती रहती हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो मन ही मन कुछ सोच रही हो। यूनिफॉर्म लेने के बाद हम दोनों कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। रास्ते भर हर कोई हमें घूरता रहता है। आखिर BUINUHUEN पूरे स्कूल की फेमस टॉप स्टूडेंट थी। हमेशा अकेली रहने वाली लड़की के साथ अचानक मैं जैसा अननोन लड़का घूम रहा था तो सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ना तय था। ओए, वो नया लड़का और BUINUYEN साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं, है ना? कुछ स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टोंग येन चुपचाप हमारी तरफ देखता है और फिर सिर झुकाकर अपना खाना खाने लगता है। उसके दोस्त हंसते हुए बोलते हैं, इतना एटीट्यूड किस बात का? खाना खत्म करने के बाद टोंग येन अपनी यूनिफॉर्म ठीक करता है, चेहरे पर जेंटल स्माइल आता है और फिर हमारे पास आकर खड़ा हो जाता है। नुयन, ये कौन है? पहले कभी नहीं देखा। जिस पर मैं पॉलिटली जवाब देता हूँ, हेलो, मैं एन ट्रैन हूँ, आज ही ट्रांसफर होकर आया हूँ। मैं टोंग येन हूँ। वो मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाता है। इसके बाद हम तीनों साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन अब लोगों की नजरें और भी ज्यादा हम पर टिकने लगती हैं। आखिर टोंग येन और BNUN दोनों पूरे ग्रेड के टॉप स्टूडेंट्स थे। लुक्स, टैलेंट और पॉपुलैरिटी दोनों किसी परफेक्ट कपल जैसे लगते थे। चलते चलते टोंग येन लगातार BUINUN से बातें करता रहता है। इस बार फ्रेशमैन वेलकम पार्टी में भी हम दोनों MC बनेंगे ना? लेकिन BUINUN का ध्यान कहीं और होता है, जिस पर टोंग येन धीरे से अपनी मुट्ठी भींचता है, फिर जबरदस्ती स्माइल देकर पूछता है, तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुमने कुछ कहा? BUINUN कंफ्यूज्ड होकर पूछती है। टोंग येन कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी अचानक टोंग गुस्से में मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। सुबह स्कूल गेट पर तुम सिस्टर थम के साथ चिपक रहे थे और अब यहाँ BUINUN को फंसा रहे हो? आखिर चाहता क्या है तू? जिस पर BUINUHUEN तुरंत ठंडी आवाज में बोलती है, जुबान संभाल कर बात करो। TONGNOC फिर भी नहीं रुकती। अगर यहाँ किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है तो तुम लोग निकल क्यों नहीं जाते? यह सुनते ही BUINUHUEN मेरी तरफ देखती है और आंखों से इशारा करती है। मैं तुरंत उसके पीछे मुड़ता हूँ और फिर हम दोनों वहां से सीधे निकल जाते हैं। नुये, मेरा मतलब वो नहीं था। पीछे से टोंग येन आवाज देता है, लेकिन तभी टोंग नगोक उसका हाथ पकड़ लेती है। भैया, आपने देखा ना वो लड़का कितना बदतमीज है? और BUINUYEN भी अब अजीब लोगों के साथ घूम रही है। लेकिन टोंग येन उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता। वो बस दूर जाते हुए BNUN को देखता रहता है।
उसके दिल में एक अजीब बेचैनी उठती है। इतने सालों में पहली बार उसने बीनी यूएन को किसी लड़के की तरफदारी करते देखा था। क्या सच में उसे एन ट्रान पसंद आने लगा है? जिस पर मैं अंदर ही अंदर सोचने लगता हूँ, आखिर हर नई जगह पर मैं लोगों की आंखों में कांटा क्यों बन जाता हूँ? इतने साल गुजर गए, लेकिन मैं अब भी वही अनवांटेड इंसान हूँ जिससे हर कोई नफरत करता है। क्या हुआ? तभी BUINUYN मेरी तरफ देखकर पूछती है, फिर से कुछ परेशान कर रहा है क्या? चलो बाहर थोड़ी फ्रेश हवा खाते हैं। मैं चुपचाप सिर हिला देता हूँ, जिसके बाद हम दोनों स्कूल रूफटॉप पर चले जाते हैं। वो रेलिंग के पास खड़ी होकर नीचे देखती है, फिर धीरे से कहती है, देखो, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, अगर ऊपर से देखा जाए ना तो सारी परेशानियां बहुत छोटी लगती हैं। मैं उसकी तरफ मुड़कर देखता हूँ। हवा उसके बालों को हल्के हल्के उड़ाने लगती है और तभी मेरी यादें अचानक बचपन में लौट जाती हैं। वो दिन जब मुझे बली किया जा रहा था और फिर एक लड़की अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। वही पहली बार था जब मेरी और BUINUYEN की मुलाकात हुई थी। उस दिन के बाद हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। हम हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। हम रूफटॉप पर काफी देर तक बैठे रहते हैं और फिर क्लास शुरू होने से पहले वापस नीचे लौट आते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्लास में एंटर करते हैं, ट्रान थाम अपनी सीट पर बैठी हमें घूर रही होती है। हमें साथ देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आता है। मैं जैसे ही अपनी सीट पर बैठता हूँ, वो अचानक मेरे कान के पास झुककर धीरे से बोलती है, तो डेट करके वापस आ गए? जिस पर मैं इरिटेशन में पीछे हटते हुए कहता हूँ, दूर हटो। वो हल्की हंसी के साथ बोलती है, क्या बात है, मूड खराब लग रहा है? कहीं तुम्हारा और BUNUY का झगड़ा तो नहीं हो गया? यह सुनकर मैं ठंडी हंसी हंस देता हूँ। इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं ठंडी आवाज में बोलता हूँ। यह सुनते ही ट्रान थाम का चेहरा थोड़ा बदल जाता है। वो धीरे धीरे वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है। इसके बाद स्कूल खत्म होता है और क्लास साफ करते करते मैं सबसे आखिर में निकलता हूँ। लेकिन स्कूल गेट से थोड़ी दूर जाते ही अचानक कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के मेरा रास्ता रोक लेते हैं। यह देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मैं खुद को काम दिखाने की कोशिश करता हूँ और साइड से निकलने लगता हूँ, लेकिन वो लोग साफ तौर पर मुझे ही टारगेट कर रहे होते हैं। अगले ही पल वो मुझे धक्का देकर एक अंधेरी गली में ले जाते हैं। तुम लोग कौन हो, क्या चाहिए? मैं नर्वस होकर पूछता हूँ, जिस पर उनमें से एक लड़का हंसते हुए बोलता है, कुछ नहीं, बस तुझे थोड़ा सबक सिखाना है। दूसरों की औरतों पर नजर डालने की आदत ना बहुत खराब होती है। तभी अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, यहाँ क्या चल रहा है? हम सब मुड़कर देखते हैं, जहां ट्रान थाम एक कंधे पर बैग लटकाए खड़ी होती है। उसकी ब्लैक जैकेट ऊपर तक जिप होती है और उसका आधा चेहरा कॉलर में छिपा होता है। हाँ, काफी समय बाद दिखी मिस ट्रान। उनमें से एक गुंडा हंसते हुए बोलता है, कुछ खास नहीं, बस इस नासमझ बच्चे को रूल से सिखा रहे हैं। मैं चुपचाप उन्हें देखता रहता हूँ। मन में एक सवाल उठता है, कहीं ये सब ट्रान थाम ने तो नहीं करवाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने दिन में उससे बहस की थी? तभी वो गुंडा फिर बोलता है, देखिए मिस ट्रान, हम तो बस पैसे लेकर काम करते हैं, आप इसे इग्नोर कर दीजिए। कभी टाइम मिला तो साथ में ड्रिंक पर चलते हैं। इसके बाद ट्रान थाम मेरी तरफ देखकर कैजुअल आवाज में बोलती है, चिंता मत करो, मेरा और इस लड़के का कोई खास रिलेशन नहीं है, ना दोस्ती ना दुश्मनी। मैं बेवजह क्यों बीच में पड़ूं? तुम लोग कंटिन्यू करो। यह सुनते ही मेरा दिल बैठ जाता है। अंदर एक अजीब सी कसक उठती है। अब क्या होगा? तभी वो अचानक मेरी तरफ देखकर हंसती है, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है आज तो तुम सच में गए काम से। मैं मजबूरी में उसकी तरफ देखता हूँ, तुम मेरी मदद नहीं करोगी? जिस पर वो धीरे धीरे मुस्कुराती है। अंधेरी गली में उसकी आंखें चमकने लगती हैं। मदद तो कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी पड़ेगी। मैं बिना सोचे तुरंत बोल देता हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ। यह सुनते ही ट्रान थाम गली से बाहर निकलती है, लेकिन अगले ही पल उसके कदम रुक जाते हैं। उसके होंठों पर हल्की स्माइल आती है। वो अपना बैग नीचे फेंकती है, जैकेट उतारती है और फिर वापस गली में मुड़ जाती है। कुछ ही मिनटों बाद पूरी गली चीखों से गूंजने लगती है। मैं दीवार पकड़कर खड़ा रहता हूँ और शौक में उसे लड़ते हुए देखता हूँ। उसकी मूवमेंट्स इतनी तेज, सटीक और रूथलेस होती हैं कि मैं दंग रह जाता हूँ। वो हर पंच और हर किक बिना रुके मारती चली जाती है। तभी अचानक एक ब्लंड बालों वाला लड़का पॉकेट से डैगर निकालता है और सीधे ट्रान थाम की तरफ झपटता है। यह देखकर मैं तुरंत अपना स्कूल बैग उठाकर उसकी तरफ फेंक देता हूँ। बैग जाकर उसके हाथ से टकराता है और डैगर सिर्फ ट्रान थाम की जैकेट को हल्का सा काट कर निकल जाता है। पागल हो गए हो क्या? जेल जाना है? ट्रान थाम गुस्से में चिल्लाती है। फिर वो मेरी तरफ मुड़कर देखती है। उसकी नजरें इतनी शार्प होती हैं कि मेरा पूरा शरीर इंस्टिंक्टिवली टेंस हो जाता है। वो धीरे धीरे मेरे सामने आती है और पहली बार उसकी आवाज में सॉफ्टनेस सुनाई देती है। तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं उसकी बांह पकड़कर उसकी फटी हुई यूनिफॉर्म को देखता हूँ। लड़ाई की वजह से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही होती हैं। मैं ठीक हूँ, वो हल्की हंसी के साथ कहती है। देख नहीं रहे, अभी भी परफेक्टली अलाइव हूँ। इसके बाद मैं हम दोनों के बैग्स उठाता हूँ और फिर उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता हूँ। हम दोनों उस तंग गली से निकलकर सड़क पर आ जाते हैं। कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप साथ चलते रहते हैं। तभी वो अचानक बोलती है, वैसे तुम अपना वादा भूल तो नहीं गए ना? मैं गहरी सांस लेकर पूछता हूँ, बोलो क्या करना होगा? जिस पर वो कंधे उचकाती है, अभी नहीं सोचा, बाद में बताऊंगी, लेकिन अब तुम मुझ पर एक एहसान जरूर रोवे करते हो। इतने में अचानक उसके पेट से जोर की आवाज आती है। अगले ही पल उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो शर्म छुपाने के लिए गुस्से में मुझे घूरती है। क्या घूर रहे हो? कभी किसी को भूखा नहीं देखा क्या? लड़ाई में एनर्जी लगती है। मैं हंसी रोकते हुए कहता हूँ,
चलो खाना खाते हैं। लेकिन कई रेस्टोरेंट्स देखने के बाद भी उसे कोई जगह पसंद नहीं आती। तभी वो अचानक पूछती है, तुम कहाँ के हो? जियांगनान साइड, मैं जवाब देता हूँ, जिस पर उसकी आंखें चमक उठती हैं। सच में? तो फिर तुम मेरे लिए जियांगनान स्टाइल खाना बनाओ। मैंने कभी ऑथेंटिक टेस्ट नहीं खाया। मैं कुछ देर सोचता हूँ, फिर सिर हिला देता हूँ। ठीक है, पहले सुपरमार्केट चलते हैं। इसके बाद वो एक्साइटमेंट में शॉपिंग शुरू कर देती है। ये फिश अच्छी लग रही है। वो मीट भी लेना और वेजिटेबल्स भी, सब थोड़ा थोड़ा लेते हैं। जब तक शॉपिंग खत्म होती है मेरे दोनों हाथ बड़े बड़े बैग से भर चुके होते हैं। हम दोनों मेरे घर पहुंचते हैं। मैं सीधे किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर देता हूँ, जबकि ट्रांथाम ऐसे सोफा पर फैलकर टीवी देखने लगती है जैसे वही घर की मालिक हो। कुछ देर बाद मैं आवाज लगाता हूँ, खाना तैयार है। वो तुरंत सोफा से उठती है और टेबल पर आकर बैठ जाती है। मैं कैजुअली पूछता हूँ, कुछ पीना है? जूस या बियर? नहीं चाहिए, वो मुंह बनाकर बोलती है। इसके बाद वो चिकन विंग का एक पीस खाती है और तुरंत भौहें सिकोड़ लेती है। इतना मीठा क्यों है ये? मैं हेल्पलेस होकर बोलता हूँ। जियांगनान साइड का टेस्ट थोड़ा स्वीट होता है। फिर वो वेजिटेबल्स टेस्ट करती है। ये इतना ब्लैंड क्यों है? मुझे स्पाइसी खाना पसंद है। जिस पर मैं दूसरी डिश उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। ये ट्राई करो, इसमें फ्लेवर ज्यादा है। वो धीरे धीरे एक बाइट लेती है, फिर बड़बड़ाती है, ठीक ही है। लेकिन आधे घंटे बाद जब मैं टेबल देखता हूँ तो सारे प्लेट्स पूरी तरह खाली पड़े होते हैं। मुंह से तो बोल रही थी बस ठीक है, मैं मन ही मन सोचता हूँ। इसके बाद मैं किचन साफ करता हूँ, लेकिन वापस आकर देखता हूँ कि ट्रांथाम सोफा पर गोल होकर सो चुकी होती है। वो बिल्कुल छोटी बिल्ली की तरह सिकुड़ कर सो रही होती है। उसे देखकर मुझे दिन की लड़ाई याद आने लगती है। कैसे वो मेरी वजह से उन गुंडों से भिड़ गई थी। असल में ये लड़की उतनी बुरी नहीं है, मैं मन ही मन सोचता हूँ। तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। क्या घूर रहे हो? मैं डरकर पीछे हट जाता हूँ। वो उठकर बैठती है और मुझे घूरते हुए बोलती है, मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम थोड़ा ज्यादा ऑब्वियस नहीं हो रहे? मैं उसे घूरता हूँ और सामने वाली चेयर पर बैठ जाता हूँ। अगर नींद खुल गई हो तो अब घर जाओ। तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है। वो कॉल उठाती है और स्पीकर से तेज आवाज आती है, सिस्टर थाम, जल्दी पुरानी जगह आओ। वो तो फैमिली वाला लड़का फिर चैलेंज दे रहा है। कह रहा है पिछली बार आपने उसे बुरी तरह हराया था, इस बार रिवेंज लेगा। आ रही हो ना? तान थाम पहले मना करने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। अगले ही पल वो कैजुअली बोलती है, ठीक है, उसे बोलो मैं आ रही हूँ। कॉल कट करने के बाद वो जैकेट पहनती है और मेरी तरफ देखकर बोलती है, चलो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग जगह दिखाती हूँ। मैं इरिटेशन में बोलता हूँ, तुम सच में मुसीबत हो। जिस पर वो हंसते हुए मेरा हाथ पकड़ लेती है, बस एक बार चलो ना। इसके बाद हम टैक्सी में बैठते हैं। टैक्सी काफी देर तक चलती रहती है और आखिर में एक खाली मैदान के पास रुकती है। जैसे ही हम उतरते हैं तो लमलम भागते हुए हमारे पास आती है। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। ओहो, हैंडसम भी आ गया। फिर वो मजाक उड़ाते हुए तान थाम से कहती है, देखा, इंसान तक साथ ले आई हो और फिर भी बोलती हो पसंद नहीं है। फेन पहले ही लाटरुंग में जाकर सब देख चुका होता है। जिस पर कोई कहता है, सही कहा चीथाम, वो ब्रैड तो तिन यहाँ आ चुका है और अपने साथ काफी लोगों को भी लाया है जो बाहर एंट्रेंस पर पहले से खड़े हैं। जिस पर तो तिन आगे बढ़ता है और कहता है, त्रांथाम, मुझे तो लगा था तू डरपोक है और सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन लगता है पुलिस स्टेशन का खाना इतना भी बुरा नहीं था, तभी तो इतनी जल्दी बाहर आकर उछल रहा है। जिसके जवाब में त्रांथाम ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, अगर पिछली बार तू डर्टी ट्रिक ना खेलता तो क्या मैं अंदर जाता? और अगर मैं सच में तेरे साथ गंदा खेल खेलता तो तुझे लगता है तू सही सलामत बाहर निकल पाता? ये सुनकर तोतिन का चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसका एक्सप्रेशन और भी अगली हो जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है, 1 महीने से नहीं मिले हैं, क्या अब भी मुझसे लड़ने की हिम्मत है? जिस पर ट्रांथाम ऐसे हंसता है जैसे कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो। फिर वो होंठों पर हल्की स्माइल लाकर कहता है, लगता है पुलिस स्टेशन में तेरा टाइम पूरा नहीं हुआ। इस बार सीधे हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में VIP रूम बुक करवाना चाहता है क्या? यह सुनकर तो तिन्ह दांत पीसते हुए कहता है, ट्रांथाम, ज्यादा आरोगेंट मत बन, अभी पता चल जाएगा यहाँ असली किंग कौन है। तभी उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ती है, जो ट्रांथाम के बगल में खड़ा होता है। उसकी आंखें मुझ पर टिक जाती हैं और वो अनजाने में अपना गला निगलता है। यह देखकर ट्रांथाम डिस्गास्ट से भौहें सिकोड़ता है और मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या घुर्रा रहा है? अपनी कुत्ते जैसी आंखें कंट्रोल में रख। जिस पर तो तिन रिलैक्सटेंटली अपनी नजरें हटाता है और कहता है, कैसा रहेगा अगर हम रेस करें? अगर तू हार गया तो तेरे पीछे खड़ी इस लिटिल ब्यूटी को मुझे दे देगा, और अगर मैं हार गया तो अपनी लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार तुझे दे दूंगा। नुकसान तो तेरा नहीं है, सही कहा ना? जिस पर ट्रांथाम बिना डरे जवाब देता है, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। अगर तू हार गया तो अपनी इस कबाड़ कार को लेकर रेसिंग वर्ल्ड से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। फिर कभी मेरी नजरों के सामने मत आना, तुझे देखकर मुझे इरिटेशन होती है। यह सुनकर तो तिन्हा हंसते हुए कहता है, डील, लेकिन बाद में पछताना मत। तभी मैं गुस्से में ट्रांथाम की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी परमिशन के बिना मेरे लिए फैसला कैसे कर सकते हो? अगर हम हार गए तो क्या तुम सच में मुझे उस परवर्ट के साथ भेज दोगे? जिस पर ट्रांथाम मेरी तरफ देखकर शांत आवाज में कहता है, रिलैक्स, हम दोनों कभी नहीं हारेंगे। मैं कंफ्यूज्ड होकर कहता हूँ, हम दोनों? मुझे तो कार चलानी भी नहीं आती। लेकिन ट्रांथाम बस मुस्कुराता है, फिर मेरी तरफ हाथ हिलाकर चेंजिंग रूम की तरफ चला जाता है। मैं उसके पीछे चिल्लाता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मत जाओ। जिस पर वो पीछे मुड़कर कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और कहता है, मैं स्टूडेंट रेसिंग वर्ल्ड का टॉप रेसर हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करो। फिर मैं हेलमेट के अंदर से उसकी आंखों में देखता हूँ। उसकी गोल हिरणी जैसी आंखें उम्मीद से भरी होती हैं।
जिसे देखकर मेरा दिल अचानक नरम पड़ जाता है। फिर मैं सीट बेल्ट बांध लेता हूँ। यह देखकर ट्रान थाम खुश होकर कहता है, मुझे पता था भाई, ट्रान सबसे बेस्ट है। इसके बाद कार धीरे धीरे स्टार्ट होती है। इंजन की तेज आवाज मेरे कानों में गूंजती है, जिस पर मैं इंस्टिंक्टिवली सीट को कसकर पकड़ लेता हूँ। फिर ट्रान थाम ड्राइव करते हुए पूछता है, जानते हो कॉलेज टाइम में मैंने रेसिंग क्यों शुरू की थी? क्योंकि इस ट्रैक पर फुल स्पीड में दौड़ते हुए ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां पीछे छूट जाती हैं, सारी सैडनेस हवा में उड़ जाती है, और मैं चाहता हूं कि तुम भी वही फील करो। इतना कहते ही कार तीर की तरह आगे निकल जाती है। स्ट्रॉन्ग फोर्स मुझे सीट से चिपका देती है। दोनों तरफ के सीन्स पागलों की तरह पीछे भागते नजर आते हैं, और अचानक मुझे लगता है जैसे दुनिया की सारी इंसल्ट्स, बूलिंग और गालियां गायब हो गई हों। इस वक्त मुझे सिर्फ हवा और अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है। ट्रैक पर दोनों कार्स एक दूसरे के बेहद करीब दौड़ रही होती हैं, जिस पर मैं ट्रान थाम के सीरियस साइड प्रोफाइल को देखता हूं और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। रेस अब सिर्फ आखिरी आधे लैप पर पहुंच चुकी होती है, तो तिन की कार लगातार पीछे से हमारा पीछा कर रही होती है। तभी अचानक इंजन की जोरदार रोअर सुनाई देती है, जिस पर तान थाम एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा देता है, और फिर हमारी कार सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर जाती है। इसके बाद मैं और ट्रान थाम हेलमेट उतारकर कार से नीचे उतरते हैं, तो तिन गुस्से में खून थूकते हुए बाहर आता है, जिस पर ट्रान थाम कोल्ड टोन में कहता है, तेरी कार मुझे नहीं चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार है, मेरे लायक नहीं। लेकिन अपना प्रॉमिस याद रखना, अपना ये कबाड़ उठाकर रेसिंग वर्ल्ड से दफा हो जा, आगे से मेरी नजरों के सामने मत दिखना। यह सुनकर तोतिन गुस्से में कहता है, ठीक है त्रंथम, तू बहुत लकी है, बस दुआ कर हमेशा इतना एरोगेंट रह पाए। जिस दिन नीचे गिरेगा ना, उस दिन बहुत बुरा हाल होगा। इसके बाद त्रंथम मेरी तरफ देखकर कहता है, चलो यहाँ से, यहाँ की हवा भी खराब लग रही है। फिर मैं उसके पीछे पीछे ट्रैक से बाहर निकलता हूँ। रास्ते में वो हंसते हुए पूछता है, तो अभी की रेसिंग कैसी लगी? डर के मारे उल्टी तो नहीं आने लगी? जिस पर मैं धीरे से जवाब देता हूँ, बुरा नहीं था, सच में इतनी तेज स्पीड में दौड़ते हुए सारी दुख भरी बातें भूल जाती हैं। फिर मैं उसकी तरफ देखकर पूछता हूँ, लेकिन ट्रान थाम, तुम आखिर किस बात से इतने दुखी हो? ऐसी कौन सी चीज है जिसे भूलने के लिए तुम्हें इतनी डेंजरस स्पीड चाहिए? जिस पर वो बस हल्का सा हंसता है। फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है, इतनी रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं धीरे से कहता हूँ, आज सच में थैंक्स, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। जिस पर वो कैजुअली जवाब देता है, इतना सीरियस मत बनो, वैसे भी तुमने भी तो मेरी हेल्प की और हम दोनों ने मिलकर तो तिन को हराया। मैं ऑकवर्ड होकर कहता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया? मैं तो बस पैसेंजर सीट पर बैठकर सीट बेल्ट पकड़े रहा। यह सुनकर ट्रान थाम मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि तुम मेरे साथ थे इसलिए मुझे सेफ फील हो रहा था। मैं थोड़ा शॉक्ड होकर पूछता हूँ, सच में? जिस पर वो हंसते हुए कहता है, तो फिर मुझे प्रॉपर्ली थैंक्स बोलना पड़ेगा। मैं भी हल्का मुस्कुराकर कहता हूँ, ठीक है, तुम्हारा हिस्सा नहीं भूलूंगा। इसके बाद कार जल्दी ही मेरे घर के सामने पहुंच जाती है। फिर ट्रान थाम एक्साइटेड होकर कहता है, कल मिलते हैं। मैं भी उसे देखकर कहता हूँ, कल मिलते हैं ट्रान थाम। जिस पर वो कार से उतरकर उम्मीद भरी नजरों से मुझे घर के अंदर जाते हुए देखता रहता है। फिर मैं उसे हाथ हिलाकर ऊपर चला जाता हूँ। अगले दिन स्कूल में ट्रान थाम मेरे डेस्क पर ब्रेकफास्ट रख देता है। गुड मॉर्निंग भाई ट्रान, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। जिस पर मैं उसकी अचानक इतनी केयर देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ और कहता हूँ, मैं खा चुका हूँ, तुम खुद खा लो। लेकिन वो तुरंत जवाब देता है, तुम्हारे लिए खरीदा है, तुम इतने पतले हो और मॉर्निंग क्लासेस भी इतनी लंबी होती हैं, बाद में भूख लगे तो खा लेना, वेस्ट मत करना। तभी क्लास बेल बजती है और पहला लेक्चर फिजिक्स का होता है। फिजिक्स टीचर एक फेमस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है और उसकी टीचिंग इतनी लॉजिकल होती है कि जरा सा ध्यान हटे तो पूरा लेक्चर समझ से बाहर हो जाता है। फिर लंच ब्रेक तक मुझे एहसास होता है कि आज BUINUHUEN स्कूल नहीं आई। जिस पर मैं फोन निकालकर उसे मैसेज करता हूँ, लेकिन काफी देर तक कोई रिप्लाई नहीं आता। पूरी सुबह ट्रानथाम डेस्क पर सिर रखकर सोता रहता है। तभी लंच बेल बजने से पहले तालाम लाम एक्साइटमेंट में कहती है, चिथाम उठो ना, बाहर एक नई हॉटपॉट शॉप खुली है, अभी उसकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई चल रही है, चलो साथ खाने चलते हैं। जिस पर ट्रान थाम धीरे से सिर उठाता है, फिर तालाम लाम को इंडिफरेंट नजरों से देखकर खड़ा हो जाता है और मेरा हाथ पकड़कर कहता है, चलो भूख लगी है, साथ खाने चलते हैं। क्योंकि ट्रान थाम पहले से ही स्कूल का फेमस पर्सन होता है और ऊपर से मेरा अपीयरेंस भी काफी हैंडसम होता है, इसलिए हम तीनों जब साथ चलते हैं तो जल्दी ही पूरे कैंपस का अटेंशन हमारी तरफ आ जाता है। लेकिन तभी दूर से मुझे एक फेमिलियर फिगर दिखाई देती है। वो BUINUYN होती है। उसके लंबे सिल्की बाल कंधों पर बिखरे होते हैं और उसकी आंखें हल्की लाल दिख रही होती हैं। फिर उसकी नजर मुझ पर और मेरे बगल में खड़ी TRANTHAM पर पड़ती है, जिसे देखकर वो तुरंत अपनी नजरें चुरा लेती है और चुपचाप हमारे पास से निकल जाती है। मुझे अपनी इंस्टिंक्ट से साफ फील हो जाता है कि BUINUY के साथ जरूर कुछ हुआ है। जिस पर मैं TRANTHAM और बाकी लोगों से कहता हूँ, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रहा। इतना कहकर मैं पीछे मुड़कर जाने लगता हूँ। तभी TRANTHAM
अचानक मुझे रोकते हुए कहता है, रुको, तुम BUINUY के पीछे जाने वाले हो ना? जिस पर मैं बिना झिझके जवाब देता हूँ, हाँ, तुम लोग खाना खाने जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं जाकर देखता हूँ उसे क्या हुआ है। यह सुनते ही ट्रान थाम की आंखें लाल होने लगती हैं। वो लगातार मुझे घूरते हुए कहता है, अगर अभी तुम उसके पास गए तो फिर वापस मेरे पास मत आना। उसकी बात सुनकर मुझे उसका पुराना स्टबर्न और कंट्रोलिंग बिहेवियर याद आने लगता है, लेकिन इस बार मैं उसकी धमकी की परवाह नहीं करता। फिर मैं सीधा पीछे मुड़कर BUINUYEN की तरफ चल देता हूँ, जिस पर पीछे से TAJLAMLAM कहती है, चीत हम छोड़ो ना, हम दोनों चलते हैं। वो ना आए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ट्रान थाम कुछ नहीं बोलता, बस वहीं खड़ा मुझे जाते हुए देखता रहता है। इसके बाद मैं BUINUUN के पास पहुंचकर पूछता हूँ, तुम ठीक हो ना, कुछ हुआ है क्या? लेकिन वो सिर झुकाकर धीरे से कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, शायद हल्का फीवर है, इसलिए लीव लेकर दवा लेने गई थी। तुम्हारा मैसेज देख लिया था, थैंक्स। यह सुनकर मेरी नजर उसके चेहरे के दाईं तरफ जाती है। वहां हल्की सूजन होती है और साफ लाल स्लैप मार्क दिखाई दे रहा होता है, जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, तुम ठीक हो, यही काफी है। चलो, लंच का टाइम हो गया है, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। क्या खाना है? इसके बाद मैं ट्रे उसके सामने रख देता हूँ। BUINUHUAN सिर झुकाकर चुपचाप खाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद मैं धीरे से पूछता हूँ, BUITHUAN के प्रपोजल के बारे में तुमने क्या सोचा? मेरी बात सुनकर भी वो सिर नहीं उठाती, लेकिन मैं नोटिस करता हूँ कि वो इंस्टिंक्टिवली चॉपस्टिक्स को और कसकर पकड़ लेती है। तभी पीछे से एक मॉकिंग वॉइस सुनाई देती है। लगता है पिछली बार की लेसन अभी काफी नहीं थी, जिस पर मैं तुरंत पीछे मुड़ता हूँ। सामने तोंगयेन खड़ा होता है। बुइन्युएन घबराकर कहती है, तुम तोंगयेन, तुमने भाई त्रान के साथ क्या किया? जिस पर वो हंसते हुए कहता है, कुछ खास नहीं, बस उसे उसकी औकात याद दिलाई है, ताकि उसे पता चले वो आखिर है क्या। फिर वो स्मग फेस बनाकर आगे कहता है, इस वीकेंड हमारे घर चैरिटी बॉल है, याद से आना। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सबसे खूबसूरत डांस पार्टनर बनो। इसके बाद वो मेरी तरफ देखकर हंसता है और कहता है, और तुम भी आ सकते हो गांव वाले। आखिर कभी ना कभी तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि असली अपर क्लास लाइफ कैसी होती है, और तुम्हारे जैसे लो स्टेटस लोगों और हमारे बीच कितना फर्क है। यह सुनकर BUINUHUAN जल्दी से मेरी तरफ मुड़ती है और कहती है, भाई TRAN, इसकी बकवास मत सुनो, ये हमेशा ऐसे ही बेहुदा बातें करता है। जिस पर मैं धीरे से पूछता हूँ, क्या ये तुम्हें थ्रेटन कर रहा है? वो तुरंत सिर हिलाकर कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी मैं उसकी आंखों में डर साफ देख लेता हूँ। फिर मैं बिना हिचकिचाए कहता हूँ, इस वीकेंड मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह सुनकर BUINUHUAN घबरा जाती है और कहती है, भाई TRAN, मैं तुम्हें इन कॉम्प्लिकेटेड चीजों में नहीं घसीटना चाहती, तुम्हें नुकसान हो सकता है। जिस पर हल्की स्माइल के साथ कहता हूँ, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अकेले उन भेड़ियों के बीच नहीं छोड़ सकता। मेरी बात सुनते ही वो धीरे से सिर उठाती है। उसके चेहरे पर जो डर और सैडनेस होती है, उसकी जगह अब हल्की सेटिस्फाइड स्माइल आ जाती है। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद भी ट्रान थाम की सीट खाली पड़ी रहती है। मैं उसे कई बार कॉल करता हूँ, लेकिन उसका फोन कनेक्ट ही नहीं होता। आखिरकार मैं फोन साइड में रख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इस वक्त और भी जरूरी काम है। फिर सैटरडे नाइट आते ही मैं तय समय पर प्राइवेट क्लब के आउटडोर डांस हॉल में पहुंच जाता हूँ। जिस चैरिटी गाला की बात तोंगयेन ने की थी, वो दरअसल NCT के नए राइजिंग टेक्नोलॉजी ग्रुप की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया बिजनेस पार्टी होती है। मेन हॉल के बीचों बीच ट्रान फैमिली का कपल लग्जरी आउटफिट में खड़ा होता है। पिछले कई सालों से वो चैरिटी एक्टिविटीज में काफी एक्टिव रहे होते हैं। तभी मेरी नजर तोंगयेन और तोंग नाक पर पड़ती है। दोनों एक्सपेंसिव सूट पहनकर फेक क्लासी एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं। हाथ में वाइन ग्लास लिए लगातार रिच गर्ल्स के साथ चीयर्स कर रहे होते हैं। फिर मैं हॉल में कैजुअली घूम रहा होता हूँ कि अचानक मुझे एक बहुत फेमिलियर फिगर दिखाई देती है। वो ट्रान थाम होता है, लेकिन इस वक्त वो लग्जरी सूट में नहीं, बल्कि कैजुअल स्पोर्ट्स वियर पहनकर सोफा पर आराम से बैठा होता है। हाथ में स्नैक्स लिए एक एक करके खाते हुए बेहद लेजी अंदाज में लोगों को देख रहा होता है। मैं शॉक्ड होकर कहता हूँ, ट्रान थाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो मेरी तरफ देखकर सार्कास्टिक स्माइल देता है और कहता है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम BUINUYEN की वजह से चोरी छिपे यहाँ घुसे हो ना? काफी क्लिंजी हो तुम। फिर वो टीजिंग टोन में कहता है, भाई ट्रान, ऐसे प्लेसेस तक भी उसके पीछे पीछे आ गए? उससे इतना दूर नहीं रहा जाता क्या? लेकिन मैं उसकी सार्काज इग्नोर करके पूछता हूँ, मैंने तुम्हें इतने मैसेज किए, रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैं सच में तुम्हारे लिए वरीड था। जिस पर वो एरोगेंट फेस बनाकर कहता है, मैं तुम्हें रिप्लाई क्यों दूं? मेरा मन नहीं था, इसलिए नहीं किया। मैं कंफ्यूज्ड होकर कहता हूँ, क्या हम दोस्त नहीं हैं? यह सुनकर वो हंस पड़ता है और कहता है, दोस्त? कैसा दोस्त? नॉर्मल फ्रेंड या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला फ्रेंड? मैं जवाब देने ही वाला होता हूँ कि तभी BUINUYEN हमारे पास आ जाती है। वो मुझे देखकर कहती है, भाई ट्रान, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। जिस पर ट्रान थाम सरकास्टिक टोन में कहता है, वाह यंग मिस, इस बार नया बैकअप टारगेट चुन रही है क्या? अब तुम फैमिली से निकलकर जाओ फैमिली या वॉन्ग फैमिली में जाने का सोच रही हो। फिर वो मॉक करते हुए कहता है, इतने सारे ऑप्शंस देखकर आंखें घूम नहीं रही? ध्यान रखना, ज्यादा ग्रीडी मत बन जाना। यह सुनकर मैं इरिटेटेड होकर कहता हूँ, त्रान थाम, तुम नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकते? हर बार टांट मारना जरूरी है क्या?
तभी तोंग ब्रदर्स भी हमारे पास आ जाते हैं। तोंग नाक मुझे देखकर हंसते हुए कहता है, भाई देखो तो ये भी यहाँ घुस आया। फिर वो घमंड से कहता है, यूनिवर्सिटी में हमें देख लेना ही तुम्हारी 3 पीढ़ियों की किस्मत है, हमारे लेवल तक पहुंचना तुम्हारे बस की बात नहीं। इसके बाद वो मेरी आउटफिट को देखकर मॉक करता है, ये नकली ब्रांडेड कपड़े कहाँ से खरीदे? फुटपाथ से? पता भी है किस लग्जरी ब्रांड की कॉपी पहनी है? ये सुनकर बुई न्यूयेन गुस्से में कहती है, तोंगयन तुम लोग हद पार कर रहे हो। जिस पर तोंगयन उसकी तरफ देखकर कहता है, न्यूयेन तुम भी इसकी साइड ले रही हो? मैं बस इसे रियलिटी दिखा रहा हूँ ताकि इसे पता चले ये आखिर है क्या। लेकिन इस बार मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी क्या आइडेंटिटी है, ये डिसाइड करने का हक तुम्हें नहीं है। कम से कम मुझे खुद को साबित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने या टेल वैगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना सुनते ही अचानक क्राउड में हलचल मच जाती है। जल्दी देखो, वो एन ग्रुप की प्रेसिडेंट है। क्या मतलब रूमर्स सच थे? इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ एक औरत है? जिस पर टोंग ब्रदर्स की आंखें फैल जाती हैं। फिर दोनों जल्दी से भीड़ में घुसने लगते हैं, लेकिन बीनी यूएन कंफ्यूजन भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगती है। तभी क्राउड धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगता है और फिर अचानक भीड़ में से एक मिडिल एज्ड वुमन बाहर निकलती है। वो धीरे धीरे चलते हुए सीधे मेरे सामने आकर रुकती है, फिर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, तो ये हैं वो क्लासमेट्स जिनसे तुमने नए स्कूल में दोस्ती की है? लगता है नई जगह पर तुम्हारी जिंदगी काफी कलरफुल चल रही है। इतना कहकर वो तुरंत पीछे मुड़कर चली जाती है और उसके जाते ही ट्रांथाम बुइनुयेन, तोंग येन, तोंग नाक और वहां मौजूद सारे अपर क्लास लोग शौक में मुझे देखने लगते हैं। अब वहां मौजूद सभी लोग अलग अलग सोच के साथ मुझे घूरने लगते हैं, जिसे देखकर मैं मन ही मन सोचने लगता हूँ, तोंगयेन क्या तुम सच में इतने बेवकूफ हो? अगर मैं सच में कोई बिना बैकग्राउंड वाला मामूली इंसान होता तो आखिर कैसे सीधे इतने कम्पिटिटिव स्कूल थुंगचाओ फर्स्ट हाई स्कूल में ट्रांसफर हो जाता? मेरे पेरेंट्स शुरू से ही एन सिटी के बिजनेस वर्ल्ड के सबसे फेमस और रिस्पेक्टेड लोगों में से होते हैं। मेरी जिंदगी के पहले 4 साल बहुत प्यार और केयर में गुजरते हैं, लेकिन फिर एक टेरेबल कार एक्सीडेंट मेरे फादर की जान ले लेता है। उस हादसे के बाद मेरी माँ पूरी तरह बदल जाती हैं। वो चुप रहने लगती हैं, अकेली रहने लगती हैं और अपना पूरा जीवन फादर के छोड़े हुए बिजनेस में झोंक देती हैं। जब मैं थोड़ा समझदार होता हूँ तब मैं खुद ही फैमिली विला छोड़कर अकेले रहने लगता हूँ, क्योंकि मेरे लिए माँ की मौजूदगी बस नाम की रह गई होती है। वो हो या ना हो, अब फर्क पड़ना बंद हो चुका होता है। तभी मेरी माँ वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद ट्रान कपल तुरंत मुस्कुराते हुए मेरे आसपास आ जाते हैं। फिर वो जानबूझकर BUINUIN को मेरे करीब धकेलते हुए कहते हैं, यंग मास्टर जियांग, हमारे नुये और आपकी स्कूल में सबसे अच्छी फ्रेंडशिप है। कभी टाइम मिले तो हमारे घर जरूर आइएगा। अपर क्लास वर्ल्ड हमेशा ऐसा ही होता है। यहाँ लोग किताब के पन्नों से भी तेज साइड बदल लेते हैं। अभी कुछ देर पहले तक यही लोग चुपचाप खड़े होकर तोंग येन को मेरा इंसल्ट करते देख रहे थे, लेकिन अब अचानक सबका एटीट्यूड बदल चुका होता है। यह देखकर मैं बहाना बनाकर बालकनी की तरफ निकल जाता हूँ ताकि थोड़ी फ्रेश एयर ले सकूं। तभी पीछे से ट्रान थाम की आवाज आती है, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? यंग मास्टर जियांग को इतना अटेंशन पसंद नहीं आया क्या? इतने लोग तुम्हें स्पेशल ट्रीट कर रहे थे। जिस पर मैं हल्की स्माइल देकर कहता हूँ, सच कहूं तो मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आ गए? यह सुनकर ट्रान थाम रेलिंग पर टिकते हुए कहता है, अंदर के लोग बहुत फेक हैं, सब हवा का रुख देखकर साइड बदलते हैं। उन लोगों को देखते ही इरिटेशन होने लगती है। फिर वो अचानक मेरी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहता है, सॉरी, उस दिन मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैं उसकी तरफ हैरानी से देखता हूँ। फिर वो आगे कहता है, मैं और BUINUYN बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। उस दिन उसकी हालत देखकर मैं उसे इग्नोर नहीं कर पाया। जिस पर TRANTHAMMSARCATIC स्माइल देता है और कहता है, वाह, तो एन ग्रुप और BUI फैमिली का कनेक्शन पहले से था। सच में परफेक्ट मैच है, स्ट्रॉन्ग फैमिली अलायंस। ये सुनकर मैं इरिटेटेड होकर कहता हूँ, तुम हर बात को नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं बोल सकते? हर बार टांट मारना जरूरी होता है क्या? और जब मैं और नुयन मिले थे तब वो BUI फैमिली की नहीं थी। बाद में जाकर उसे अडॉप्ट किया गया था। मेरी बात सुनते ही TRANTHAM कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में हल्की सरप्राइजेस दिखाई देती है। क्या BUINUEN अडॉप्टेड डॉटर है? फिर वो अचानक टॉपिक बदलते हुए कहता है, पिछली बार तुमने मुझे अकेले हॉटपॉट खाने भेज दिया था, अब बताओ इस बार उसकी भरपाई कैसे करोगे? मैं उसकी सीधी और बर्निंग गेज देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। फिर धीरे से पूछता हूँ, तो तुम क्या चाहते हो? जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहता है, इस पार्टी का खाना बहुत बेकार है, सिर्फ दिखावा है। चलो अब मैं तुम्हें असली टेस्टी खाना खिलाता हूँ। मैं जल्दी से कहता हूँ, रुको, लेकिन BUINUYN अभी अंदर है, हम ऐसे ही चले जाएंगे? जिस पर TRANTHAMMCMCARFEVND जी में कहता है, रिलैक्स, अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि वो यंग मास्टर जियांग की प्रोटेक्टेड पर्सन है। अंदर वाले लोग अभी उसे खुश करने में लगे होंगे, परेशान करने में नहीं। इतना कहकर वो मेरा हाथ पकड़ता है और बाहर ले जाता है। इसके बाद देर रात हम दोनों एक रोड साइड बारबेक्यू शॉप पर प्लास्टिक टेबल के सामने बैठे होते हैं। फिर ट्रान थाम मुझे देखते हुए पूछता है, अगर तुम सच में एन ग्रुप के हेयर हो, उस वुमन के बेटे हो, तो फिर उस टूटे फूटे अपार्टमेंट में अकेले क्यों रहते हो? जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि मैं एन ग्रुप का हेयर हूँ?
और वैसे भी किसने कहा कि अमीर लोगों को ही बड़ी विला में रहना चाहिए, सुपरकार चलानी चाहिए और हर दिन स्पॉटलाइट में जीना चाहिए? लेकिन ट्रांथाम तुरंत कहता है, टॉपिक मत बदलो, तुम्हारा उस फीमेल सीईओ से क्या रिलेशन है? माँ, रिलेटिव या कुछ और? मैं कुछ देर चुप रहता हूँ, फिर धीरे से कहता हूँ, वो सच में मेरी माँ ने है, लेकिन फादर के जाने के बाद वो पूरी तरह बदल गई। उन्होंने खुद को पूरी तरह बिजनेस में दफना दिया। इतना कहते कहते मैं सिर झुका लेता हूँ। मेरी आवाज में सैडनेस साफ सुनाई देती है। यह देखकर ट्रांथाम भी इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखें हल्की लाल हो जाती हैं। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन खुद को रोक लेता है। फिर अचानक वो पूछता है, तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? मैं कंफ्यूज्ड होकर कहता हूँ, पहली मुलाकात? वो स्कूल में नहीं हुई थी क्या? जिस पर वो तुरंत हंस पड़ता है और कहता है, नहीं, पहली बार तुमने मुझे यूनिवर्सिटी फूड स्ट्रीट में बारबेक्यू खाते हुए देखा था। फिर तुम सीधे आए और मुझे फोर्सफुली किस कर लिया। यह सुनकर मैं उसकी लाल हुई कानों की तरफ देखता हूँ। वो मुझे देखकर मिस्चिवस लेकिन प्राउड स्माइल देता है। फिर अचानक वो सीधा कह देता है, चलो रिलेशनशिप में आते हैं। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता हूँ। समझ नहीं आता क्या जवाब दूं। जिस पर वो हंसने लगता है और आखिरकार ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर में हमारी बातचीत वहीं खत्म हो जाती है। फिर मंडे मॉर्निंग मैं बहुत जल्दी स्कूल पहुंचता हूँ, लेकिन क्लास में घुसते ही मेरी नजर डेस्क पर रखे ब्रेकफास्ट पर जाती है। वहां एक बेहद खूबसूरती से पैकर्ड सैंडविच, फ्रेश मिल्क और परफेक्ट शेप वाला फ्राइड एग रखा होता है। यह देखकर मैं शॉक में खड़ा रह जाता हूँ, जबकि आसपास के क्लासमेट्स जेलसी से मुझे घूर रहे होते हैं। तभी BUINUYN मुस्कुराते हुए कहती है, भाई TRAN, तुम आ गए। मुझे डर था तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, इसलिए थोड़ा कुछ ले आई। देखो तुम्हें क्या पसंद है। हम बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्लासरूम का डोर जोर से खुलता है और ट्रांथाम अंदर आता है। वो हाथ में ब्रेकफास्ट लेकर एक्साइटेड आवाज में कहता है, भाई ट्रान, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, सब फ्रेश बना है, जल्दी गरम गरम खा लो। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी नजर मेरे डेस्क पर रखे ब्रेकफास्ट और BUI फैमिली के लोगों पर पड़ती है, जिस पर उसकी आंखों में अचानक एंगर चमक उठता है। फिर वो BUINUUN को घूरते हुए कहता है, तुम्हारा ब्रेकफास्ट अपनी डेस्क पर रखने की बजाय यहाँ क्यों रखा है? क्या दिखाना चाहती हो कि तुम्हारे घर का शेफ कितना अच्छा खाना बनाता है? इसके बाद वो और भी इरिटेटेड होकर कहता है, उसे खाना है भी या नहीं ये अलग बात है, लेकिन तुम्हारा लाया हुआ खाना वो नहीं खाएगा। अपने पास रखो और खुद खाओ। भाई ट्रान सिर्फ मेरा लाया हुआ खाना खाएगा। यह सुनकर BUINUHUAN धीरे से मेरी तरफ देखती है और पूछती है, सच में भाई TRAN, तुम मेरा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट नहीं खाना चाहते? जिस पर मैं तुरंत ऑकवर्ड हो जाता हूँ और हकलाते हुए कहता हूँ, वो असल में मैंने घर पर ब्रेकफास्ट कर लिया था, बहुत ज्यादा खा लिया। ये दोनों ब्रेकफास्ट तुम लोग खुद खा लो, फेंकना वेस्ट होगा। और तभी सही समय पर क्लास बेल बज जाती है, जिस पर मैं राहत की सांस लेता हूँ, क्योंकि आखिरकार मैं इस डेंजरस सिचुएशन से बच निकलता हूँ। लेकिन मैं चाहे थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से बच निकलूं, हमेशा के लिए तो नहीं बच सकता था। तभी ट्रांथाम अचानक मेरी तरफ देखकर कहता है, पिछली बार हॉटपॉट खाने का प्लान कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से मैं अभी तक इरिटेटेड हूँ, इसलिए आज दोपहर हम चाहे कुछ भी हो जाए प्रॉपर्ली खाना खाने जाएंगे। ये सुनते ही BUINUYN तुरंत उसकी तरफ घूरकर कहती है, भाई ट्रान पहले से मेरे साथ लंच का प्लान कर चुके हैं, अगर तुम्हें हॉटपॉट खाना है तो जाकर अकेले खाओ। जिस पर ट्रांथाम तुरंत पलटकर कहता है, और अगर मुझे अकेले नहीं खाना तो क्या प्रॉब्लम है? दोनों फिर वहीं खड़े खड़े आर्ग्यू करने लगते हैं, जबकि मैं उनके बीच खड़ा ऑकवर्ड स्माइल देता रहता हूँ। आखिरकार हम तीनों साथ साथ स्कूल कैंपस में चलते हैं। ट्रांथाम मेरी लेफ्ट साइड पर चिपका होता है और BUINUHUEN मेरी राइट साइड पर। यह देखकर आसपास के स्टूडेंट्स शौक में बातें करने लगते हैं, भाई ये लड़का आखिर है कौन? दोनों ब्यूटीज इसके पीछे क्यों घूम रही हैं? तूने इसका फेस नहीं देखा? ऊपर से इसकी वाइब भी अलग है। सुना है इसका एन ग्रुप से कोई कनेक्शन है, तभी तो इसकी रॉयल ऑनरा अलग लगती है। पूरे रास्ते स्कूल में हर तरफ लोग मेरे बारे में बातें करते रहते हैं। चैरिटी पार्टी के बाद अब किसी की हिम्मत नहीं होती मुझे ओपनली इंसल्ट करने की। अब उनकी जगह क्यूरियोसिटी और फेक रिस्पेक्ट ने ले ली होती है। तभी ट्रांथाम बीनी यूएन की तरफ देखकर सार्कास्टिक टोन में कहता है, कुछ लोग दिन के उजाले से भी ज्यादा एनोइंग होते हैं, बिल्कुल सेंस नहीं है। जिस पर बीनी यूएन भी उसे कोल्ड लुक देकर कहती है, असल में कौन थर्ड व्हील है ये अभी तय नहीं हुआ। यह सुनकर मैं और भी ऑकवर्ड हो जाता हूँ। फिर आखिरकार हम हॉटपॉट रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर भी दोनों मेरा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं होते। रेस्टोरेंट के अंदर हम तीनों बॉइलिंग हॉटपॉट के आसपास बैठ जाते हैं। तभी BUINUYN बड़ी केयर के साथ लैम्ब मीट पकाकर मेरे बाउल में डालने लगती है। भाई ट्रान, थोड़ा ज्यादा मीट खाओ, तुम बहुत पतले हो गए हो। लेकिन यह देखकर ट्रांथाम तुरंत इरिटेटेड हो जाता है, क्या इसके हाथ टूट गए हैं? खुद नहीं खा सकता क्या, जो तुम इसे ऐसे सर्व कर रही हो? लेकिन BUINUYN उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करके लगातार मेरे बाउल में खाना डालती रहती है। जिस पर ट्रांथाम जीभ क्लिक करता है, फिर अचानक हाथ बढ़ाकर मेरे बाउल से सारा मीट उठाकर अपने बाउल में डाल लेता है और फिर BUINUYN की तरफ प्रोवोकेटिव स्माइल देकर कहता है, थैंक्स, मैं भी सोच रहा था टेस्ट करके देखूं मीट टफ तो नहीं है। यह देखकर BUINUYN की आंखें इरिटेशन से भर जाती हैं। तभी रेस्टोरेंट का डोर खुलता है और अंदर तोंग यन और तोंग नाक आते हैं। तोंग नाक तुरंत कहता है, भरीम,
भाई देखो, नुयेन भी यहाँ है। हम तीनों एक साथ पीछे मुड़ते हैं और उसी वक्त हमारी नजरें उनसे टकरा जाती हैं, जिस पर तोंग येन फेक स्माइल के साथ हमारी टेबल की तरफ आता है और कहता है, वाह नुयेन, क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ हॉटपॉट खाने आई हो। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहता है, भाई तान भी यहाँ है, एन प्रेसिडेंट को मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स जरूर कहना। लेकिन यह सुनते ही ट्रान थाम उसे साइड आई देता है और हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हें पिटवाकर हॉस्पिटल पहुंचा दूं ना तो उनकी हेल्थ और भी अच्छी हो जाएगी। फिर वो कोल्ड टोन में आगे कहता है, क्या हुआ, यंग मास्टर तोंग भी ट्राई करना चाहता है। यह सुनकर तोंग येन का एक्सप्रेशन ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो फेक स्माइल बनाए रखता है। हाँ हाँ, मिस ट्रान सच में मजाक करना जानती हैं। ठीक है, आप लोग आराम से खाना खाइए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इतना कहकर वो तोंग नाक का कॉलर पकड़ता है और उसे बाहर खींच कर ले जाता है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही तोंग नाक इरिटेटेड होकर कहता है, भाई हमें निकलने की क्या जरूरत थी, मैं तो काफी समय से इस रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहता था, बड़ी मुश्किल से हमारी टर्न आई थी। जिस पर तोंग येन गुस्से में कहता है, तुम्हें कुछ समझ आता भी है, वो लोग हमें अपनी नजरों में रखने लायक भी नहीं समझते। फिर वो दांत पीसते हुए कहता है, भाई ट्रान ट्रान थाम और वो BUINUN, तुम सब इंतजार करो, एक दिन मैं तुम सबको आज की इंसल्ट की भारी कीमत चुकवाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर BUINUN टेंशन भरे एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखती है। भाई ट्रान, वो तोंग येन बहुत डेंजरस इंसान है, वो छोटी छोटी बातें दिल में रखता है और रिवेंज जरूर लेता है। पार्टी में उसकी इतनी इंसल्ट हुई थी, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मुझे डर है वो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन ट्रान थाम बिल्कुल केयरलेस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, आने दो उसे, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम फैमिली आखिर कर क्या सकती है। वो लोग बस ट्रान फैमिली के पीछे घूमने वाले पैरासाइट्स हैं। फिर वो एरोगेंट स्माइल देकर कहता है, अगर वो यहाँ ट्रबल करने आया तो मैं उसे खुद जमीन पर गिरा दूंगा। यह सुनकर बीनी यूएन धीरे से कहती है, भाई ट्रान के आसपास वैसे भी पहले से काफी ट्रबल है, अगर तोंगियन कुछ करने आया तो शायद लाइन लगानी पड़ेगी। फिर वो मेरी तरफ सीरियसली देखकर कहती है, कुछ दिन के लिए तुम आंटी के पास वापस चले जाओ या सीधे एन फैमिली विला में शिफ्ट हो जाओ, वहां सिक्योरिटी गार्ड्स और सर्वेंट्स हैं, कम से कम सेफ तो रहोगे। अगर फिर से पिछली बार जैसे स्ट्रीट थग्स मिल गए तो। लेकिन यह सुनते ही ट्रान थाम इरिटेटेड होकर कहता है, उस ठंडी और लाइफलेस विला में वापस जाकर क्या करेगा, दूसरों के मूड देखकर जिंदगी जिएगा क्या। फिर वो अचानक कॉन्फिडेंटली कहता है, इससे अच्छा ये मेरे साथ रहने आ जाए, मेरे घर की सिक्योरिटी टॉप क्लास है, और अगर तोंगियन और उसके यूजलेस फॉलोअर्स आए ना तो मैं सबको जमीन चटा दूंगा, कोई इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। उन दोनों की बातें सुनकर मैं चुपचाप सोच में पड़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि तान थाम गलत नहीं कह रहा। अगर तोंगियन एक बार मेरे खिलाफ चाल चल सकता है तो दूसरी और तीसरी बार भी जरूर करेगा, और मैं हर वक्त तान थाम के साथ नहीं रह सकता। इसके बाद घर लौटते वक्त एटमॉस्फेयर काफी हैवी हो जाता है। तोंगियन की वजह से अब तान थाम और बीनी नुयन भी आर्ग्यू नहीं करते। रात को मैं सोफा पर बैठकर काफी देर तक सोचता रहता हूँ, फिर आखिरकार एक नंबर डायल करता हूँ। कुछ लंबी रिंगिंग के बाद एक मिडिल एज्ड वुमन की आवाज सुनाई देती है। हेलो, मैं धीरे से कहता हूँ, माँ मैं हूँ भाईतान। जिस पर दूसरी तरफ से काम आवाज आती है, ओह तुम हो, कोई काम था, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। मैं कुछ सेकंड चुप रहता हूँ, फिर धीरे से कहता हूँ, कुछ दिनों के लिए मेन हाउस वापस आना चाहता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ। जिस पर वो जवाब देती हैं, मैं अभी बिजनेस ट्रिप पर बाहर हूँ, चाची जियांग के भी कुछ जरूरी काम चल रहे होते हैं। जिस पर वो इन दिनों मेन हाउस में नहीं रहती हैं, वहाँ अभी कोई भी नहीं होता है, इसलिए अगर कोई जरूरी बात ना हो तो ख्वान हांग वापस चला जाता है। फोन के अंदर से आती उस औरत की ठंडी आवाज सुनकर मेरे दिल में अचानक से एक अजीब सी कसक उठती है, जिस पर मैं चुपचाप फोन काट देता हूँ। फिर मैं पास रखी फैमिली एल्बम में लगी तस्वीरों को देखता हूँ और हल्का सा सांस छोड़ देता हूँ। इसी बीच फोन की स्क्रीन पर अचानक मैसेज पॉपअप होता है, जो ट्रान थाम का होता है। कल शाम लाम की रेसिंग कंपटीशन है, आना ट्रान, क्या तुम मेरे साथ देखने चलोगे। उसका मैसेज देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। ट्रान थाम हमेशा से ऐसी ही दबंग तरीके से बात करती है, जो बोलती है वही फाइनल होता है, जिसके जवाब में मैं सिर्फ इतना रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। रेस ट्रैक पर पहुंचते ही ता लम अपनी रेसिंग सूट में बेहद कूल लग रही होती है। दूर से ही हमें देखकर वो हाथ हिलाने लगती है। तुम दोनों आ गए, जल्दी आओ, मैं तुम्हें लिटिल ब्लैक दिखाती हूँ। चीथम इधर आओ। अरे अंतरन भी मुझे सपोर्ट करने आए हैं क्या। चीथम बस अब मेरा परफॉर्मेंस देखना, आज मैं और मेरी कार एकदम एक हो जाएंगे, मैं और ट्यू हाक पूरे मैदान में तहलका मचा देंगे और चैंपियनशिप जीत कर रहेंगे। यह कहते ही वो अपने काले चमकदार रेसिंग कार पर प्यार से हाथ फेरती है, जिस पर मैं भी उसकी नजरों का पीछा करते हुए उस कार को देखने लगता हूँ। मुझे पता होता है कि THAC ट्रानथाम की सबसे पसंदीदा रेसिंग कार्स में से एक है, शायद इसी वजह से वो इतनी जिद करके मुझे यहाँ लेकर आई थी। वो इस मैच को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है। यह सिर्फ तालम लम की रेसिंग वर्ल्ड में अपनी ताकत साबित करने वाली कंपटीशन नहीं होती, बल्कि ट्यू हाक का भी परफॉर्मेंस शो होता है। मेरी कोई बड़ी उम्मीद नहीं होती, मैं बस यही चाहता हूँ कि दोनों सेफली रेस पूरी कर लें, और अगर पूरे मैदान में धमाका कर दें तो उससे अच्छी बात और क्या होगी। जिस पर मैं ट्रान थाम की तरफ देख
देखकर सिर हिलाता हूँ। तुम टेंशन मत लो, टीओ हाक और लाम लाम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई स्टूडेंट रेसिंग कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो जाती है। टीएच, जिसे टीएलएल चला रही होती है, तीर की तरह ट्रैक पर दौड़ पड़ती है। रेस के पहले आधे हिस्से तक टीएलएल लगातार तीसरे नंबर पर बनी रहती है, लेकिन जैसे ही फाइनल लैप आता है वो अचानक एक्सेलरेटर पूरी ताकत से घुमा देती है और एक झटके में दूसरे नंबर वाली कार को पीछे छोड़ देती है। यह देखकर मैं और ट्रान थाम एक्साइटमेंट में जोर से चिल्लाने लगते हैं, बहुत बढ़िया, ओवरटेक कर लिया, बस थोड़ा सा और, अब पहला नंबर आने ही वाला है। लेकिन तभी जैसे ही टीओ एचैक मोड़ पार करती है और अगले ही पल फर्स्ट पोजीशन लेने वाली होती है, अचानक कार का कंट्रोल बिगड़ जाता है। कार सीधा ट्रैक के बाहरी किनारे की तरफ फिसलती चली जाती है। अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाका होता है। टी एचैक का दाहिना हिस्सा बैरियर से भयंकर तरीके से टकरा जाता है। काला धुआं कार से निकलने लगता है और लाल आग कुछ ही सेकंड में आधी कार को अपनी चपेट में ले लेती है। लैम लैम, यह देखकर हम दोनों पागलों की तरह आग की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जहां तक लैम लैम जिंदा है या नहीं यह भी साफ नहीं होता। इमरजेंसी रूम के बाहर मैं और ट्रान थाम बुरी तरह परेशान होकर इधर उधर घूमते रहते हैं। एक्सीडेंट के बाद रेसिंग ट्रैक का मैनेजर ओल्डली हमारे पास आकर कहता है, मिस ट्रान, ट्रान, एक्सीडेंट से 2 दिन पहले सु फैमिली का यंग मास्टर तो तिन्हा गैराज में आया था। उसने कहा था कि वो अपना भूला हुआ सामान लेने आया है, लेकिन वो टी हॉक के मेंटेनेंस एरिया में 1 घंटे से ज्यादा समय तक अकेला घूमता रहा। वहां कैमरा का ब्लाइंड स्पॉट था, इसलिए किसी को नहीं पता कि उसने क्या किया। यह सुनते ही ट्रान थाम की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। बहुत अच्छा तुतिन, अब तू बस इंतजार कर, यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। सर्जरी खत्म होने के बाद तालमलम को आईसीयू से बाहर लाया जाता है। उसका दाहिना पैर और दाहिना हाथ पूरी तरह बैंडेज और सपोर्ट में बंधा होता है। हालांकि एक्सीडेंट जानलेवा नहीं होता, लेकिन उसके हाथ और पैर बुरी तरह जल और छिल चुके होते हैं, जिस पर उसे लंबे समय तक आराम करना पड़ेगा। मैं और ट्रान थाम दोनों उसे बेहोशी में देखते रहते हैं। फिर ट्रान थाम धीमी आवाज में कहती है, असल में वो मुझे टारगेट करना चाहता था। यह सुनकर मैं उसका कांपता हुआ कंधा पकड़ता हूँ और उसे धीरे से कंफर्ट देता हूँ। वो जरूर इसकी कीमत चुकाएगा। एन सिटी का फाइनेंशियल चैनल हमेशा से सबसे ज्यादा चर्चित न्यूज चैनल माना जाता है। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल रूम में तालमलम धीरे से कहती है, चीथम, आपको मेरी इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है। जिस पर ट्रान थाम आंखें घुमाते हुए सीधे उसके मुंह में अंगूर ठूंस देती है, कुछ खा भी लो वरना तुम्हारा मुंह कभी बंद नहीं होगा। फिर हम दोनों एक साथ टीवी की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। तभी न्यूज एंकर की आवाज सुनाई देती है, आज एन सिटी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल न्यूज, एसयू ग्रुप के वारिस तो तिन को कल रात एक 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल सूट से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्क्रीन पर तो तिन घबराकर कैमरा से बचता हुआ दिखाई देता है। अथॉरिटीज की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सु ग्रुप पिछले कई सालों से गंभीर इलीगल एक्टिविटीज में शामिल था। सिर्फ एक रात में कंपनी की मार्केट वैल्यू बुरी तरह गिर गई। वहीं शेयर होल्डर्स भी कंपनी बिल्डिंग के बाहर जमा होकर कंपेंसेशन मांग रहे हैं। यह न्यूज देखकर तालमलम की आंखें पूरी खुल जाती हैं। उसके मुंह में रखा अंगूर तक चबाना भूल जाती है। हे भगवान, चीथाम, कमाल हो तुम, यह सब इतनी जल्दी और इतनी बेरहमी से कैसे कर दिया। वो कमीना तो तिन सच में इसी लायक था। जिस पर तान थाम गर्व से मुस्कुराती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी चीथाम कौन है? जिसने भी मेरे लोगों को छेड़ा उसका यही अंजाम हुआ है। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहती है, लेकिन इस बार इतना क्लीन काम हो पाया तो उसका क्रेडिट एन ट्रान को भी जाता है। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस दिए और बेहद तेज तरीके से पूरा मामला खत्म किया। थैंक यू एन ट्रान। जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, कोई बात नहीं, सु ग्रुप हमेशा से बिजनेस वर्ल्ड में बेरहम रहा है। यह सब उन्होंने खुद अपने लिए किया है। मुझे याद आता है जब मैं टॉप फ्लोर पर बैठकर सु फैमिली के सारे इलीगल एविडेंस जमा कर रहा होता हूँ। मेरी माँ मुझे गहरी नजरों से देखती हैं, लेकिन उनकी आंखों में साइलेंट अप्रूवल साफ नजर आता है। फिर वो बिना कुछ कहे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती हैं। तभी तालमलम शरारती नजरों से हमें घूरने लगती है। अरे अरे, तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, आखिर प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची? यह सुनते ही तान थाम उसके सिर पर हल्का सा मार देती है, अब अपना फल खाओ चुपचाप। इसी बीच मेरे फोन पर बुई न्यू येन का कॉल आ जाता है। पीछे से अभी भी तालाम लाम की दर्द भरी आवाज सुनाई देती रहती है, चिथम, मैं पहले ही इंजर्ड हूँ, फिर भी आप मुझे मार रही हो। मैं रूम से बाहर निकलकर कॉल रिसीव करता हूँ। हेलो नुयन। फोन के अंदर से उसकी नरम और मीठी आवाज सुनाई देती है, अंतरन, तुम आखिर कब वापस आओगे? मैं कल लौट आऊंगा। कोई जरूरी बात है क्या? वो कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कल तुम वापस आ जाओ, फिर बात करते हैं। मैं अभी कुछ सोच ही रहा होता हूँ कि तभी ट्रान थाम गुस्से में रूम से बाहर निकलती है। वो सीधे मेरे हाथ से फोन छीन लेती है, कॉन्टैक्ट नेम देखती है और बिना कुछ बोले कॉल काट देती है। फिर वो घूरते हुए पूछती है, उसने क्या कहा? क्या वो फिर से तुम्हें बुला रही है? जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराकर कहता हूँ, अरे नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सच में कुछ नहीं। तो फिर अभी थोड़ी देर पहले तुम इतना सीरियस फेस बनाकर बाहर छुपकर कॉल सुनने क्यों गए थे? बोलोगे या नहीं? अगर नहीं बोले तो यहीं पर। जिस पर ट्रान थाम की आंखें धीरे धीरे डेंजरस होने लगती हैं। असल में तुम मुझे बहुत चाहते हो, बस बोलने की हिम्मत नहीं होती, है ना? ये बोलते ही वो मेरे बेहद करीब आ जाती है, जिसे देखकर मुझे याद आता है कि ये पब्लिक प्लेस है। जिस पर मैं जल्दी से उसे हल्का सा पीछे धक्का देता हूँ। इसके बाद मैं कहता हूँ कि
BUINUHUAN ने मुझे कल मिलने के लिए बुलाया है, उसे कुछ बात करनी है। जिस पर TRANTHAM तुरंत बोलती है, उसे आखिर क्या काम हो सकता है? पहले SONGYEN के पीछे घूमती थी, अब तुम्हारे पीछे आ रही है। BUI फैमिली का सबसे बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तो दामाद ढूंढना ही है और उसके लिए तुम्हारे जैसे लड़के पर ही नजर गई है। फिर वो आगे कहती है, वैसे भी नुयेन उनकी असली बेटी नहीं है, शायद उसकी भी अपनी मजबूरियां होंगी। जिसे सुनकर मैं बस चुप रह जाता हूँ। अगली सुबह क्लास में मैं BUINUYEN को देखकर पूछता हूँ, NUYEN क्या बात है, तुम मुझे ढूंढ रही थी? जिस पर वो धीरे से कहती है, दोपहर में रूफटॉप पर आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं उसकी बात मानकर सिर हिला देता हूँ, जिस पर मेरी नजर अचानक TRANTHAMM पर पड़ती है, जो बिना पलक झपकाए हम दोनों को घूर रही होती है। दोपहर में रूफटॉप पर BUINUUN रेलिंग के सहारे खड़ी होती है। हवा उसके लंबे बालों को उड़ाती रहती है, जिस पर वो थोड़ी नर्वस होकर बोलती है, आनुट्रैन, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ। यह सुनते ही मैं शॉक्ड होकर उसे देखने लगता हूँ। फेक बॉयफ्रेंड? जिस पर वो धीरे धीरे सब एक्सप्लेन करना शुरू करती है। पिछली मुलाकात के बाद मेरे फोस्टर पेरेंट्स को हमारे बारे में पता चल गया, तभी से वो लगातार मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। तुम जानते ही हो मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ। इतने सालों से वो मुझे सॉन्गयेन के साथ रहने के लिए मजबूर करते रहे हैं, लेकिन उस इंसान से मुझे नफरत है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बस थोड़ी एक्टिंग कर दो। अगर उन्हें लगेगा कि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है तो शायद वो मुझे फोर्स करना बंद कर देंगे। अगर तुम नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। यह बोलते बोलते BUINUYAN उदास होकर सिर नीचे कर लेती है, जिसे देखकर मुझे वो दिन याद आता है जब उसने मेरे लिए सबके सामने स्टैंड लिया था। जिस पर मैं आखिर कह देता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन हम सिर्फ फेक रिलेशनशिप में रहेंगे, असली नहीं। यह सुनते ही वो खुश होकर बोलती है, थैंक यू आनुट्रैन, मैं समझती हूँ। इसके बाद हम दोनों एक आगे और एक पीछे स्टेयर्स से नीचे उतरते हैं। तभी अचानक सामने ट्रान थाम खड़ी मिलती है। अंतरन, तुम वापस आ गए? बुइनुयेन यह बोलते ही जानबूझकर मेरे करीब आ जाती है और ट्रनथाम की तरफ प्रोवोकेटिव नजरों से देखने लगती है, जिस पर ट्रनथाम कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, तुम दोनों? फिर बुइनुयेन मुस्कुराकर कहती है, यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का अंतरन अब मेरा बॉयफ्रेंड है। यह सुनते ही मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो धीरे से फुसफुसाकर कहती है, प्लीज सच मत बताना। अगर इसे पता चल गया कि ये फेक है तो ये जरूर बाहर फैला देगी, और अगर मेरे फॉस्टर पेरेंट्स तक बात पहुंच गई तो वो फिर से मुझे मजबूर करेंगे, फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जिस पर मैं होंठ भींचकर चुप रह जाता हूँ। यह देखकर ट्रान थाम की आंखें तुरंत लाल होने लगती हैं। अनट्रान, क्या तुम सच में इसके साथ हो? यह बोलते ही वो मुझे ऐसा लुक देती है जैसे उसका दिल पूरी तरह टूट चुका हो, और फिर बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है, जिस पर मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ और ऐसा फील होने लगता है जैसे किसी ने मेरी छाती को कसकर पकड़ लिया हो। इसके बाद BUINUYEN पीछे से आवाज लगाती है, वीकेंड पर मेरे घर आना मत भूलना। अगर एक्टिंग करनी है तो आखिर तक करनी पड़ेगी। दोपहर की क्लास में TRANTHAM दिखाई नहीं देती। मैं उसे कई कॉल्स करता हूँ लेकिन वो एक भी नहीं उठाती। मैसेजेस सिर्फ सीन होते रहते हैं, रिप्लाई नहीं आता, और फिर ट्रांथम एक बार फिर मेरी जिंदगी से गायब हो जाती है। वीकेंड के दिन तय समय पर मैं बुइनुयेन के घर पहुंचता हूँ। उसका घर एक बहुत बड़ा लग्जरी विला होता है, जिस पर ट्रान कपल खुद बाहर आकर मेरा स्वागत करते हैं। अंतरन, तुम आ गए? मैं तुरंत पोलाइटली बोलता हूँ, आप लोग मुझे सिर्फ अंतरन कहकर बुलाइए। जिस पर वो हंसते हुए कहते हैं, सुना है तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, सच में बड़ी किस्मत की बात है। और हमने ये भी सुना कि तुम फैमिली के साथ नहीं रहते, अकेले बाहर रहते हो। इतनी कम उम्र में खुद का फैसला लेना वाकई इम्प्रेसिव है। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर चौंक जाता हूँ, क्योंकि मेरे बाहर रहने की बात तो नुयेन के पिता को भी नहीं पता थी। इसके बाद डाइनिंग टेबल पर तान मैडम खुद अपने हाथों से बनाई हुई मिठाई मेरी तरफ बढ़ाती हैं। अनहतान, इसे टेस्ट करो। जिस पर मैं वो प्लेट सीधे BUINUYEN की तरफ बढ़ाकर कहता हूँ, पहले तुम खाओ, तुम्हें भी भूख लगी होगी। यह देखकर वहां बैठे बाकी लोगों के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल जाते हैं, जबकि BUINUYEN मुझे बेहद ग्रेटफुल नजरों से देखने लगती है। इसके बाद ट्रान फैमिली आखिर असली मुद्दे पर आती है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो शादी जैसी बड़ी बात जल्दी तय कर लेनी चाहिए। जिस पर मैं कामली जवाब देता हूँ, असल में मैं भी यही बात कहना चाहता था। मैं और न्यूयेन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों अमेरिका में आगे पढ़ाई करने जाएंगे। शादी की सेरेमनी फिलहाल जरूरी नहीं है। जब हमारा करियर स्टेबल हो जाएगा तब शादी करना भी देर नहीं होगी, और यही मेरी माँ की भी राय है। उनका मानना है कि यंग लोगों को पहले अपना करियर बनाना चाहिए। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चुप हो जाते हैं। हालांकि उनके चेहरे साफ खराब दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। जिस पर BUINUHUAN धीरे से राहत की सांस लेती है और मुझे थैंकफुल नजरों से देखने लगती है। लेकिन इस पूरे समय मेरे दिमाग में सिर्फ TRANTHAMM का चेहरा घूमता रहता है, उसकी लाल आंखें और वो टूटा हुआ एक्सप्रेशन
जैसे किसी ने मेरे दिल में सुई चुभा दी हो। आखिरकार ये फेक ड्रामा खत्म हो जाता है। जैसे ही मैं विला से बाहर निकलता हूँ, तुरंत फोन निकालकर ट्रांथाम को बार बार कॉल करने लगता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ हमेशा वही कोल्ड रोबोटिक वॉइस सुनाई देती है। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली अनअवेलेबल। जिस पर मैं फोन को इतनी जोर से पकड़ लेता हूँ कि मेरी उंगलियां तक सफेद पड़ जाती हैं। ये तीसरा दिन था जब वो पूरी तरह गायब थी, और पहली बार मुझे इतनी ज्यादा घबराहट फील हो रही थी। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ऊपर से वो बेहद वाइल्ड और एरोगेंट दिखाई देती है, जैसे पूरे शरीर पर कांटे लगे हों, लेकिन असल में वो सब उस कोल्ड ब्लडेड फैमिली की वजह से था जिसने उसे हमेशा मजबूर किया, और मैं उन गिने चुने लोगों में से था जो उसके दिल तक पहुंच पाए थे। लेकिन अब सिर्फ BUINUYN की मदद करने के लिए मैंने खुद अपने हाथों से उसे फिर उसी अंधेरे में धक्का दे दिया। मैं सीधे उसके अपार्टमेंट पहुंचता हूं और धीरे से दरवाजा नॉक करता हूं। त्रानथाम, मैं हूं अनत्रान। त्रानथाम, मुझे पता है तुम अंदर हो। मैं और BUN सच में रिलेशनशिप में नहीं है। ये सब सिर्फ एक्टिंग थी, सिर्फ उसकी फैमिली से उसे बचाने के लिए। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, कभी नहीं। इतना सुनते ही दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ खुलता है, जिस पर ट्रांथाम दरवाजे के पीछे खड़ी दिखाई देती है। उसकी आंखें इतनी ज्यादा सूजी हुई होती हैं जैसे अखरोट की तरह फूल गई हों। आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल साफ नजर आते हैं। पूरा शरीर पहले से काफी दुबला दिखाई देता है, जिसे देखकर मेरा दिल जोर जोर से दर्द करने लगता है। सब फेक था? तानथाम कांपती आवाज में पूछती है। अगर ऐसा था तो उस वक्त तुमने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? अनहतान, मैंने सोचा था तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। इसके बाद उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं। बचपन से मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। मेरे पापा हमेशा उस दूसरी औरत की ही बात सुनते थे। वो औरत BUINUHUYN को खजाने की तरह संभालती थी, जबकि मुझे एक अनवांटेड बच्चे की तरह ट्रीट करती थी। फिर वो आगे कहती है, यूनिवर्सिटी आने के बाद ही मैं तुमसे मिली। सिर्फ तुम ही थे जिसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, जिसने मुझे खुद से दूर नहीं धकेला। यह सुनकर मैं धीरे से हाथ बढ़ाता हूँ और उसके गालों पर बहते आंसुओं को वाइप करता हूँ। मेरी उंगलियां उसकी गर्म स्किन को टच करती हैं, जिस पर मैं बेहद सॉफ्टली लेकिन फर्म आवाज में कहता हूँ, सॉरी ट्रांथा, ये सब मेरी गलती थी। BUINUUAN बचपन से मेरी दोस्त है। उसकी फोस्टर मदर उसे जबरदस्ती मैरिज मीटिंग के लिए पुश कर रही थी। वो सच में मजबूर थी, इसलिए मैंने सिर्फ उसका फेक बॉयफ्रेंड बनकर एक्टिंग की ताकि उसके घर वाले शांत हो जाएं। फिर मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उससे प्यार नहीं किया, और ना ही कभी उसके साथ रहने का सोचा। मेरे दिल में शुरू से आखिर तक सिर्फ तुम रही हो। सच में सिर्फ तुम। यह सुनते ही ट्रांथाम कांपती आवाज में पूछती है, सच? जिस पर मैं तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लेता हूँ। 1000 बार सच। फिर मैं हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता हूँ, याद है वो पहली बार जब हम यूनिवर्सिटी फूड स्ट्रीट में मिले थे? जिस वक्त तुमने मुझे किस किया था, उसी पल मेरा हार्ट बीट बेकाबू हो गया था। उसके बाद स्कूल में तुम हमेशा मुझे परेशान करती रहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नजर हमेशा तुम्हें ही ढूंढती रहती थी। तुम्हारा मुंह भले ही कितना रफ था, लेकिन तुम हमेशा मेरी प्रोटेक्शन करती थी, मेरा ध्यान रखती थी, यहाँ तक कि मेरे लिए खुद को डेंजर में डाल देती थी। जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर धीरे से कहता हूँ, त्रांथम, उस रात से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करने लगा था। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू और तेजी से गिरने लगते हैं। अगले ही पल वो सीधे मेरे सीने से लिपट जाती है और मुझे कसकर पकड़ लेती है। अब दोबारा मुझे धोखा मत देना, और कभी भी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। जिस पर मैं उसकी पतली पीठ को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब ऐसा कभी नहीं होगा। 3 दिनों से दिल पर रखा भारी पत्थर आखिरकार इस पल हट जाता है। इसके बाद मैं उसके अपार्टमेंट के अंदर आता हूँ। घर ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन बेहद साफ सुथरा होता है। दीवारों पर रेसिंग पोस्टर्स लगे होते हैं, कोने में कई हेलमेट्स पड़े दिखाई देते हैं। पूरा कमरा उसकी एनर्जेटिक पर्सनालिटी से भरा हुआ लगता है। मैं लंबे समय तक वहीं उसके साथ बैठा रहता हूँ, और जब ट्रांथाम पूरी तरह काम हो जाती है, तब मैं उसे धीरे धीरे सारी बातें डिटेल में समझाता हूँ। हम्फ तो BUNU जैसे तुम्हारे पास इसलिए आई थी क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा था, और वो चाहती थी कि तुम उसका फेक बॉयफ्रेंड बनो। जिस पर मैं सिर हिलाकर हाँ कहता हूँ। तभी थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ और सामने BUNU खड़ी दिखाई देती है। उसके हाथ में फ्रूट्स का बैग होता है। जैसे ही वो ट्रांथाम को शांत हालत में देखती है, वो खुद आगे बढ़कर कहती है, ट्रांथाम, आई एम सॉरी। पहले मैंने सेल्फिश होकर जियांगथान का इस्तेमाल किया। मैंने जानबूझकर गलतफहमी पैदा की जिससे तुम्हें दुख पहुंचा। सच में सॉरी। जिस पर ट्रांथाम अभी भी थोड़ी कोल्ड नजरों से उसे देखती है, लेकिन पहले जैसी हॉस्टिलिटी अब नहीं रहती। फिर वो धीरे से बोलती है, तुम तो BUI फैमिली की प्रेशियस डॉटर हो, फिर मुझ जैसी अनवांटेड लड़की से माफी क्यों मांग रही हो? यह सुनकर BUI हल्का सा बिटर स्माइल देती है। मैं सिर्फ अडॉप्टेड डॉटर हूँ। दूसरों के घर में रहकर कैसा फील होता है ये मैं किसी से ज्यादा अच्छे से समझती हूँ। फिर वो आगे कहती है, मैं साफ देख सकती हूँ कि तुम जियांगथान की कितनी परवाह करती हो। मुझे तुम्हें हर्ट करने के लिए ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आखिर हम दोनों वो लोग हैं जिन्हें हमेशा प्यार की कमी रही, इसलिए हमें एक दूसरे को और दर्द देने की जरूरत नहीं है। जिस पर ट्रांथाम कुछ देर तक चुप रहती है। फिर BUINUN की सिंसियर आंखों को देखकर आखिर धीरे से सिर हिला देती है। ठीक है, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। और इसी पल हम तीनों के बीच जमा सारी गलतफहमियां आखिरकार पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। ट्रांथाम भी आखिर समझ जाती है
कि मैंने कभी किसी और को चूज नहीं किया था। शुरू से आखिर तक मैंने हमेशा सिर्फ उसे ही चुना था। इसके बाद स्कूल लौटने पर भी सॉन्ग येन और सॉन्ग नोग हार नहीं मानते। वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि सू फैमिली के डाउनफॉल के बाद सॉन्ग फैमिली भी अपनी सारी पावर खो चुकी है। उनका गोल्डन एरा पहले ही खत्म हो चुका था। सॉन्ग येन जानबूझकर मेरे और तान थाम के बारे में चीप रूमर्स फैलाने लगता है, लेकिन उसी वक्त ता लमलम अपने क्लासमेट्स के साथ आकर उसकी पोल खोल देती है, जिस पर सॉन्ग येन गुस्से में अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और ब्लैकलिस्ट में डाल देते हैं। कुछ ही समय बाद सॉन्ग फैमिली का पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाता है और ऑफिशियली बैंकरप्टेसी अनाउंस हो जाती है। सॉन्ग येन और सॉन्ग नोग, जो कभी रिच यंग मास्टर्स थे, अब हर जगह लोगों की नफरत और तानों का सामना करते हैं। आखिरकार उन्हें शर्मिंदगी में स्कूल छोड़कर थुओंग चाओ से भागना पड़ता है और फिर वो दोबारा कभी फर्स्ट हाई स्कूल में दिखाई नहीं देते। दूसरी तरफ बीनी यूएन की स्टेपमदर और थर्ड सिस्टर भी अब उसे जबरदस्ती मैरिज मीटिंग्स के लिए फोर्स करने की हिम्मत नहीं करती, जिस पर BUINUHUAN आखिरकार अपनी बेड़ियों से आजाद हो जाती है और पूरी मेहनत से अपने सपनों की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद TRANHUY कई बार TRANTHAMM से मिलने आता है। वो अपने पुराने मिस्टेक्स सुधारना चाहता है, लेकिन हर बार TRANTHAMM उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है, क्योंकि इतने सालों की कोल्डनेस और क्रुएल्टी सिर्फ कुछ सॉरी बोल देने से खत्म नहीं हो सकती थी। अब वो सिर्फ अपनी शांत जिंदगी चाहती थी। दूसरी तरफ तलमलम की चोट पूरी तरह ठीक होने के बाद वो फिर से रेसिंग ट्रैक पर लौट आती है। मेरी और तान थाम की मदद से वो बेहद मेहनत से प्रैक्टिस करती है और आखिरकार नेशनल स्टूडेंट रेसिंग कंपटीशन में चैंपियनशिप जीत लेती है, जिस पर वो एक राइजिंग यंग रेसर बन जाती है और काउंटलेस लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचने लगती है। मैंने भी आखिर अपनी माँ के साथ दिल की सारी दूरियां खत्म कर लीं। वो अपने काम का कुछ हिस्सा छोड़कर अब अक्सर मेरे साथ टाइम बिताने आती हैं। इतने सालों से मिसिंग मदरली लव अब धीरे धीरे वापस मेरी जिंदगी में लौटने लगता है। मैं अब वो अकेला और कमजोर लड़का नहीं रहा जिसे कभी लोग बली किया करते थे। फिर देखते ही देखते यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है। स्कूल के अंदर लाल फूल पूरी तरह खिल चुके होते हैं। मैं, ट्रांथाम, बीनी यूएन और तलाम लाम साथ साथ कैंपस में वॉक कर रहे होते हैं। धूप पेड़ों की पत्तियों के बीच से गुजरकर हमारे ऊपर पड़ती रहती है और वही हमारी यूथ की सबसे खूबसूरत सॉफ्टनेस बन जाती है, जिस पर ट्रांथाम अपना सिर मेरे कंधे पर रख देती है। उसके लाल बाल हवा में उड़ते रहते हैं और चेहरे पर चमकती हुई ब्राइट स्माइल होती है। फिर वो हंसते हुए कहती है, हम दोनों एक ही सिटी में हायर स्टडीज करेंगे। मैं जिंदगी भर तुम्हारे पीछे लगी रहूंगी, मरते दम तक। जिस पर मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, ठीक है, पूरी जिंदगी मेरे साथ चिपकी रहना, लेकिन बीच में छोड़कर मत जाना। यह सुनकर BUINUHUYEN हम दोनों को ब्लेसिंग भरी नजरों से देखती है। मैं लिटरेचर पढ़ूंगी और बाद में ऐसी ढेर सारी वार्म स्टोरीज लिखूंगी जो उन लोगों को हील कर सकें जिन्होंने हमारी तरह बहुत दर्द सहा है। इसके बाद तालाम लाम एक्साइटेड होकर बोलती है, नेशनल चैंपियन बनना अभी काफी नहीं है, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीतूंगी ताकि पूरी दुनिया मेरी स्पीड देखकर शॉक्ड रह जाए। इतनी सारी कड़वाहट, दर्द और अंधेरा अब आखिरकार सिर्फ बीते हुए कल की बातें बन चुके थे। जो घाव कभी गहराई तक खून बहाते थे, जो आंसू कभी सीने को चीर देने वाला दर्द देते थे, वही अब हमारी ग्रोथ और मैच्योरिटी के मेडलिस्ट बन चुके थे। मैं और ट्रांथाम दोनों ही हायर स्टडीज में सिलेक्ट हो जाते हैं और एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। मैं फाइनेंस फील्ड चूज करता हूँ और धीरे धीरे अपनी माँ का बिजनेस संभालना शुरू कर देता हूँ, जिस पर कुछ ही सालों में मैं एक यंग बिजनेसमैन बन जाता हूँ जो खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारियां उठा सकता है। दूसरी तरफ ट्रांथाम भी रेसिंग छोड़ती नहीं है, बल्कि वो देश की सबसे यंगेस्ट फीमेल रेसर बन जाती है। रेसिंग ट्रैक पर उसका लाल रंग का रेसिंग कार हमेशा जलती हुई आग की तरह चमकता रहता है। इसके बाद बीनी यूएन भी खुद को बदल देती है। वो एक फेमस राइटर बन जाती है जो अपनी स्टोरीज के जरिए काउंटलेस लोगों के दिलों को हील करने लगती है। एक दिन मैं 3 घंटे लंबी प्रोजेक्ट मीटिंग खत्म करके बाहर निकलता हूँ। तभी फोन पर ट्रांथाम का मैसेज पॉपअप होता है, आज रात आउटस्कर्ट्स रेसिंग ट्रैक पर फ्रेंडली मैच है, मैंने तुम्हारे लिए VIP सीट रिजर्व कर रखी है, जल्दी आ जाना। जिस पर मैं हंसते हुए रिप्लाई करता हूँ, बस पहुंच रहा हूँ। आज फिर से हमारी ट्रान रेसर ट्रॉफी जीत कर ही लौटेगी। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जाता है। रेसिंग ट्रैक की लाइट्स चमक रही होती हैं। ट्रांथाम पहले से अपनी कार के पास खड़ी मेरा इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो मुझे देखती है, तुरंत भागकर मेरे पास आ जाती है। मुझे लगा तुम काम में इतने बिजी हो गए कि अपनी रेसर वाइफ को ही भूल जाओगे। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो जाऊं, अपनी वाइफ की कोई भी रेस मिस नहीं करूंगा। फिर मैं उसके हेलमेट को देखते हुए पूछता हूँ, नर्वस हो? जिस पर वो कॉन्फिडेंस भरी स्माइल के साथ कहती है, ओपोनेंट ने 3 महीने ट्रेनिंग की है, लेकिन जीत तो मेरी ही होगी। मैं हल्का सा हंसते हुए कहता हूँ, बस सेफली वापस आ जाना, फिर घर जाकर तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन पार्टी रखूंगा। यह सुनकर ट्रांथाम हेलमेट पहन लेती है, फिर हेलमेट के विजर के पीछे से सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहती है, रिलैक्स, मैं सेफली रेस खत्म करके तुम्हारे साथ घर लौटूंगी। अगले ही पल उसकी लाल रेसिंग कार रात के सन्नाटे को चीरती हुई लाइटनिंग
लाइटनिंग स्पीड से आगे निकल जाती है। करीब 20 मिनट बाद रेस खत्म होती है और हमेशा की तरह ट्रान थाम आसानी से चैंपियनशिप जीत लेती है, जिस पर वो हेलमेट उतारकर तेजी से मेरी तरफ दौड़ती हुई आती है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही होती है। देखा, तुम्हारी वाइफ कितनी अमेजिंग है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। हाँ, हमेशा से मेरे दिल में तुम हमेशा सबसे ज्यादा चमकने वाली रोशनी रहोगी। तभी पीछे से BUINUYEN धीरे धीरे चलते हुए आती है और मुस्कुराकर कहती है, कंग्रेचुलेशंस, फिर से चैंपियन बन गई तुम। अच्छा हुआ मैं टाइम पर पहुंच गई। जिस पर ट्रान थाम हंसते हुए जवाब देती है, थैंक्स, लेकिन तुम्हारी नई नॉवेल अभी मेरी ट्रॉफी से भी ज्यादा फेमस हो रही है। यह सुनकर BNEUN सॉफ्टली मुस्कुराती है, मैं तो बस ग्रोथ और सेल्फ हीलिंग की स्टोरीज लिखती हूँ। फिर वो हमारी तरफ देखकर कहती है, तुम दोनों से कंपेयर कौन कर सकता है। एक इंसान ट्रैक पर हवा को चेस करता है और दूसरा हमेशा पीछे खड़े होकर उसका सपोर्ट बनता है। जिस पर मैं हल्का सा सिर हिलाकर कहता हूँ, हाँ, आखिर हम सब ने अपने टीनेज ड्रीम्स पूरे कर ही लिए। फिर मैं ट्रान थाम की तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ, क्योंकि मुझे 17 साल की उम्र वाला अपना पहला प्यार आखिर वाइफ बनाकर मिला। यह सुनते ही ट्रान थाम आंखें छोटी करके खुश होकर मुझे देखने लगती है। इसके बाद वो हंसते हुए कहती है, चलो पुराने नाइट मार्केट चलते हैं, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़ते हैं। नाइट मार्केट की दुकानों से उठती गर्म भाप और रात की ठंडी हवा दिन भर की सारी थकान दूर करती रहती है। बातों बातों में ट्रान थाम अचानक धीरे से बोलती है, पहले सब कहते थे कि रेसिंग बहुत डेंजरस है, सबको लगता था मैं खुद को बर्बाद कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ तुम थे जिसने शुरू से आखिर तक बिना किसी कंडीशन के मेरा सपोर्ट किया। जिस पर मैं उसकी तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता हूँ, क्योंकि अपने ड्रीम को चेस करते वक्त तुम खुद सबसे ज्यादा चमकती हो और मैं बस उस चमक को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। कुछ सालों बाद मैं और ट्रान थाम आखिर शादी करके ऑफिशियली एक परिवार बन जाते हैं। शादी के तीसरे साल हमारी छोटी सी बेटी तेते इस दुनिया में आती है। एक वीकेंड पर BUNUUN हमसे मिलने घर आती है, जिस पर ट्रान थाम उसे देखते ही खुशी से स्वागत करने दौड़ पड़ती है। इसके बाद BUINUHUAN अपनी खुद की बनाई हुई पिक्चर बुक हमारी बेटी को देते हुए कहती है, ये हमारी छोटी TEE के लिए, उसकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। यह देखकर TRANTHAM मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर सिर टिका देती है। सच में टाइम कितना जल्दी निकल गया। पहले हम फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड रहते थे, खुद को प्रूव करने के लिए स्ट्रगल करते थे, और अब करियर भी स्टेबल है, फैमिली भी कंप्लीट है। फिर मैं उसकी तरफ देखकर पूछता हूँ, वैसे अगले महीने नेशनल फाइनल्स की तैयारी कैसी चल रही है। वो इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट रेस है। जिस पर ट्रान थाम थोड़ा नर्वस होकर कहती है, सच कहूं तो थोड़ा प्रेशर है, अगर ये जीत गई तो पूरे साल की ओवरऑल चैंपियन बन जाऊंगी। फिर वो मेरी तरफ और हमारी बेटी की तरफ देखकर धीरे से बोलती है, उस दिन तुम दोनों मुझे चीयर करने जरूर आना, ठीक है। तुम लोगों के बिना मेरा दिल काम नहीं रहता। जिस पर मैं तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कंपनी का सारा काम पहले ही अरेंज कर दिया है, तुम्हारी फाइनल रेस मिस करने का सवाल ही नहीं उठता। यह सुनते ही ट्रान थाम खुशी से मुस्कुराने लगती है, पति हो तो ऐसे। इसके बाद BUINUYN भी मुस्कुराकर कहती है, मैंने भी अगले महीने की सारी बुक साइनिंग इवेंट्स कैंसिल कर दी हैं। मैं खुद वहां आकर तुम्हें सपोर्ट करूंगी और मैं तुम्हारी ड्रीम चेसिंग स्टोरी को अपनी अगली बुक में लिखना चाहती हूँ। जिस पर ट्रान थाम धीरे से हंस पड़ती है। बाकी लोग सिर्फ वो मोमेंट देखते हैं जब मैं फिनिश लाइन क्रॉस करती हूँ, लेकिन सिर्फ तुम दोनों ने मुझे उस हालत में भी देखा है जब प्रैक्टिस के दौरान मैं चोटिल होकर टूट जाती थी। तुम दोनों हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। यह सुनकर मैं उसके बालों को धीरे से सहलाता हूँ। तुम्हारी स्ट्रगल्स और टीयर्स भी तुम्हारा हिस्सा हैं और मैं हमेशा तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बनकर खड़ा रहूंगा। आखिरकार नेशनल फाइनल्स का दिन आ जाता है। स्टेडियम पूरा पैक्ड होता है। अगले ही पल लाल रेसिंग कार सबसे आगे फिनिश लाइन क्रॉस करती है। पूरा स्टेडियम जोरदार तालियों से गूंज उठता है। हमारी छोटी TT एक्साइटमेंट में जोर जोर से चिल्लाती है, मम्मा। वहीं दूसरी तरफ BUINUYN अपने कैमरा से इस फायरी मोमेंट को कैप्चर कर रही होती है। फिर वो धीरे से मुस्कुराकर कहती है, पैशन कभी फीका नहीं पड़ता। सच में कितना खूबसूरत है ये। जिस पर मैं रेसिंग ट्रैक पर चमकती हुई अपनी वाइफ को देखता हूँ, फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपनी छोटी बेटी की तरफ नजर डालता हूँ, और उस पल मेरा दिल पूरी तरह सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस से भर जाता है। टीनेज के अकेलेपन से लेकर जिंदगी भर साथ चलने तक, आखिर हमारी सारी मेहनत, सारे ड्रीम्स और एक दूसरे के लिए किए गए सैक्रिफाइसेस, सबने मिलकर एक परफेक्ट एंडिंग बना दी थी।